मतलब ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अगर सब्जेक्ट देखेंगे ना तो बहुत वास्ट है। अभी इतना तो आपको भी समझ में आया होगा, शायद आपने मेरी वीडियो देखी होगी या और किसी की भी वीडियो देखी होगी। बिकॉज सोल की कितनी अनलिमिटेड जर्नीज अब तक हो चुकी है ना। मतलब कहाँ पे आप अगर किंगडम की बात करो, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, एनिमल किंगडम, ये वो, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है हमारा अभी डीएनए जो है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है देखा जाए तो। अब इसमें क्या है कि एक बिल्डिंग की जब स्ट्रक्चरल बन जाती है ना और इंसान जब रहने को जाता है तब उसको कहीं ना कहीं समझ में आता है कि ये विंडो से बारिश का पानी आ रहा है, ये प्लम्बिंग का काम यहाँ ठीक नहीं किया, ये इलेक्ट्रिक का काम यहाँ पे ठीक नहीं किया, ये फॉल सीलिंग लगाया तो ये कहीं पे वीक है तो वहाँ से कुछ इशू हो रहा है, तो उसका हम लोग रिपेयरिंग करते जाते हैं उस कंस्ट्रक्शन का। तो सोल का भी कैसा है ना कि जहाँ जहाँ पे उसने काम को अधूरा छोड़ा है ना, उसका रिपेयरिंग वर्क हमको रिग्रेशन में करना होता है। ये चीज़ ध्यान में रखा। तो उसमें ये गिल्ट करने की नहीं है, लेकिन एक समझने की बात है कि काफ़ी बार ये लोग भी जब कंस्ट्रक्शन करने वाले जो लेबर वर्कर्स होते हैं या आर्किटेक्ट होता है या बिल्डर होते हैं, ये लोग कट शॉर्ट कर देते हैं कोई चीज़ों को, है कि नहीं। तो देखते कि भी कुछ टाइम के बाद नल में जंग लग जाता है, रस्ट हो जाता है, ये होता है। तो हम लोग भी लाइफ में ना काफ़ी मूवमेंट्स को ना कट शॉर्ट स्पेंड करते हैं। कोई आपके घर पे गेस्ट आया और आपने उसको कट शॉट अटेंड किया तो उसको बुरा लग गया, यार मैं इतना दूर से आया और मेरे को अच्छे से वेलकम भी नहीं किया, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का रिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ बड़े इशू का ही करना है कि मैंने किधर मर्डर किया या किसी ने मेरा ये किया वो किया, ये बात नहीं है। ये छोटे छोटे इश्यूज़ ना जो लोग पकड़ के बैठे हैं, हमारे पकड़ के बैठे या हम उनके पकड़ के बैठे हैं, उस दोनों के लिए हमें रिग्रेशन करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो ग्लिम्पसेस दिखते हैं ना कभी कभी इररिलेवेंट होते हैं। जैसे अभी आपने शादी का ये देखा, लेकिन कभी किसी के शादी में हम जाते बोलेंगे इतना अच्छा किया और मुझे बुलाया इतना लेट, लास्ट मुझे इनविटेशन दिया, मतलब वो एक ग्लिम्प्स रह गया, राइट। तो हम लोग का ये जो इमोशनल फेजेस, जो मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि अलग अलग टाइम पे ना जो अलग अलग हम लोग रिएक्ट करते हैं, उस रिएक्शन का रिग्रेशन होता है और कुछ भी नहीं है। और वही चीज़ें हमारे इनिशियली कंजेशन क्रिएट करते हैं ऑरा में, और फिर उसको अगर हम हील नहीं किया, उसको डाइल्यूट नहीं किया, उसको फॉरगिव नहीं किया, तो वो ब्लॉक क्रिएट होता है। तो पहले कंजेशन क्रिएट हुआ, फिर ब्लॉक क्रिएट होता है, राइट। तो आपको रिग्रेशन में ऐसा कोई बड़ा दिमाग में रख के रिग्रेशन मत करो, फिर बड़ा एक्सपेक्टेशन होगा आपका, अरे मुझे तो वो देखना था, मुझे तो ये देखना था। वो उस टाइम पे जो चीज़ें दिखेगी वो दिखेगी। अब कैसा है, आपका संचित का प्रारंभ कर्मा ऑलरेडी निश्चिंत है, क्योंकि लाइफ बिटवीन लाइफ ये सोच के आए थे मुझे ये लेसन सीखना है, तो उस हिसाब से ही उसी चैप्टर को बाहर निकाला जाता है। सबको बाहर नहीं निकाला जाता है। आपको रिलेशनशिप का सीखना है, आपको फाइनेंस का लेसन सीखना है, आपको हेल्थ का सीखना है, तो प्रारंभ वही बाहर आएगा, राइट। अब रिग्रेशन में क्या होता है, प्रारंभ के परसेंटेज बढ़ जाते हैं, 20 का 40% बढ़ जाते हैं, तो लाइफ और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। तो लेमैन के लिए ऐसा है कि नहीं बाबा मुझे गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने, मुझे पास्ट में नहीं जाना है, अनवांटेड चीज़ें बाहर आ जाएगी, इज इट राइट। तो वो लोग डरते हैं, उनका फियर रहता है कि नहीं मुझे नहीं करना है, ऑलरेडी मेरी लाइफ में से मैं और क्यों पास्ट लाइफ देखूँ, ऐसा है। लेकिन हम लोग अगर सोल जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि हमारा ही कार्मिक बाहर आता है ना, और किसी का तो नहीं आता है। जैसे रोज़ आप है ना घर में क्लीन करते हो, तो रोज़ तो आप टेबल फर्नीचर हटा के तो क्लीन नहीं करते हो ना, इज इज राइट। लेकिन दिवाली में, दशहरा में सोचते नहीं मुझे पूरा क्लीन करना है, और ये हटाओगे वो हटाओगे, अरे उधर कॉकरोच है, अरे उधर चिपकली पड़ी है। तो ये आपके ही तो घर में थी, चाहे आप साल में एक बार निकालो डस्टिंग करो या आप साल में 4 बार डस्टिंग करो, क्लियर तो आप ही का घर होगा कि नहीं, इज इट क्लियर। तो वो फियर रख के नहीं करना है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें निकालनी है, बिकॉज ये चीज़ें ना कहीं हमारे लाइफ के प्रोग्रेस को ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं। कि किसी के साथ आपकी नहीं बनी, 4 दिन आप उसके साथ बात नहीं किए, तो 4 दिन जो आप उसके साथ मौन रहे, उस मौन में सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस हुआ, फॉरगिवनेस हुआ, हीलिंग हुई, तो बात अलग है। लेकिन कुछ भी प्रोसेस नहीं कर रहे हो, बस दोनों बात नहीं कर रहे ईगो की वजह से,
तो वो कैसे वाइब्स क्रिएट होंगे घर में। फिर वो मदर इन लॉ के साथ है या पार्टनर के साथ है या किसी के साथ भी, आप सोच सकते हो कि जो चीज़ें आप पकड़ के रहते हो उसकी वाइब्स कैसे रहेगी, उसकी तरंगे कैसी रहेगी। कितने कितने पुराने मंदिर है जहाँ पे लोग नहीं जा पा रहे हैं, आप राजस्थान में देखो उसकी वाइब्स कैसी है, नेगेटिव हो गई है। अब कोई जा ही नहीं रहा है वो मंदिर में, धीरे धीरे खंडित हो गए मंदिर। इज इट राइट। आप एलिफेंटा केव्स देखो, अजंता एलोरा देखो, कितने खंडित हो गए हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं क्या होता है ना, उस चीज़ को कंटिन्यूसली एनर्जी चाहिए, कोई भी चीज़ को, चाहे वो पुराना फिजिकल स्ट्रक्चर है या हमारी पुरानी बॉडी है या पुराना रिलेशनशिप है या मनी भी है, जहाँ पे भी आपने रखा है, उस मनी को भी एनर्जी चाहिए, तो मनी को मूवमेंट मिलेगा, तो लेन देन होगा। पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, ऐसी स्टक पड़ी है, कोई जा ही नहीं रहा है वहाँ पे। इज इट क्लियर। तो रिग्रेशन में वो पुरानी चीज़ें निकालो जिसके साथ आपने कोई एक एनर्जी का मूवमेंट ही नहीं किया है। फिर प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन करो या मनी रिग्रेशन करो या वूम रिग्रेशन करो, ये जितने भी अलग अलग डिज़ाइन हमने साइकोडा मिशन में किए, इसका रीज़न हमें समझ में आया कि जैसे मेडिकल साइंस में ऑर्थोपेडिक का अलग डॉक्टर होता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का अलग होता है, गायनेकोलॉजिस्ट अलग होता है, तो ये स्पिरिचुअलिटी में भी ना ये स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं सबको एक में ही डाल दिया, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। इज राइट। कोई कार्डियक सर्जरी बाईपास करना है तो जनरल सर्जन नहीं कर सकता है, उसको कार्डियक सर्जन ही चाहिए। समझ में आ रहा है आपको। तो हम लोग ने क्या है ना, बहुत क्लियर कर दिया, ये ऑरा है, ये ऑरा के हिसाब से जो कलर्स आते हैं, येलो कलर ज़्यादा है तो वूम रिग्रेशन करना है, ऑरेंज कलर आया तो प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन करना है, रेड आया तो मनी रिग्रेशन करना है, ब्राउन आया तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है। समझ में है कि नहीं। ग्रे आया तो ऑर्गन रिग्रेशन करना है। तो हम लोग ने ना बहुत उसको ना क्लियर डिफाइन कर दिया है। जैसे रिपोर्ट में आता है ना, इतना कोलेस्ट्रॉल है तो ये दवाई देनी है, इतना शुगर है तो ये इंजेक्शंस देना है। इसलिए तो ऐसा नहीं कि हम अंधेरे में तीर छोड़ेंगे, लगा तो लगा, ऐसा नहीं करना है हमको, राइट। तो आपको भी थोड़ा या तो इंट्यूटिवली आप देखो आपका क्लाइंट केस टेकिंग के बाद कि इसका कौन सा रिग्रेशन करना चाहिए, या तो हमारे पास आप उसका ऑरा भेज सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं इसको क्या रिग्रेशन का ज़रूरत है। अगर आप बहुत सीरियस हो उस अपने क्लाइंट के लिए या अपने फैमिली मेम्बर के लिए, तो थोड़े प्रोटोकॉल से जाओ। ऐसे रैंडमली कुछ भी उसका फाइल उखाड़ो मत, कुछ भी मत करो। ये सर्जरी है, ये सोल सर्जरी है, ऐसा नहीं हाँ ठीक है चलो सीख लिया, अटेम्प्ट कर देते इसके ऊपर। इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, है ना। कोई भी एक सर्जन होता है वो थोड़ी अपने फैमिली मेम्बर को चलो लेट जा, तेरा अपेंडिक्स निकालता हूँ, आज तेरा टॉन्सिल निकाल देता हूँ, ऐसा थोड़ी करने वाला है वो। कुछ सिम्टम्स रहेंगे, कोई इश्यू रहेगा तो ही निकालेगा ना वो, राइट। लेकिन ये है कि हमें हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, देखने पे फोकस नहीं करना है, ना खुद का ना अपने क्लाइंट का। बिकॉज विजन्स जो आते हैं वो कभी कभी ना हमें उलझा देते हैं कि ये सही था कि मैंने उसको कुक किया है कि मेरा इल्यूजन था, वो डाउट ज़्यादा आता है विजन्स पे। और दूसरी बात, वो विजन्स को अगर हील नहीं किया ना तो वो ज़्यादा हमें प्रेजेंट में और फ्यूचर में तकलीफ देगा। अरे मैंने ऐसे देख लिया, ये मेरा ये जो पार्टनर है ना, वो पास्ट लाइफ में उसने मेरा ऐसा मर्डर किया था, उसने मेरे को ऐसे किया था। तो वो विजन्स आपको खाएंगे कि नहीं। तो ऊपर वाला ना मैक्सिमम लोगों को ना दिखाता ही नहीं पास्ट लाइफ। क्यों नहीं दिखाता है? बिकॉज आदमी को पकड़ने की आदत है। पास्ट का पकड़ा तो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट का रिग्रेशन करोगे, प्रेजेंट लाइफ में करोगे, फिर पास्ट का कुछ वापस दिखा तो वो भी पकड़ोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर कि हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करो। इसलिए फर्स्ट डे हमने आपको सिंबल सिखा है, आज हम आपका एट्यूनमेंट करेंगे। तो ये सिंबल्स की हीलिंग ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और जो भी पहले सीखे उसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उसको भूल जाना है करके, क्योंकि हमारे जो ब्लॉक्स है ना वो अलग अलग तरीके से खुलेंगे। कभी गायत्री मंत्र से खुलेंगे, कभी ओम नमः शिवाय से खुलेंगे, इसी राइट, कभी सिंबल से खुलेंगे, कहीं एफर्मेशन से खुलेंगे, कहीं होपोनोपो से, कहीं ईएफटी से खुलेंगे, कहीं मुद्रा से खुलेंगे। तो ये रिग्रेशन का पार्ट इंटीग्रेशन से होना चाहिए। मोनोटोनस कभी रिग्रेशन मत करो आप। हम कोई वेस्टर्नाइज को फॉलो नहीं करेंगे कि बस सिर्फ एफर्मेशन दिया ख़त्म हो गया। हम सिंबल वो लोग यूज़ नहीं करते, हम लोग सब करते हैं। हमें हमारे अंदर इंडियन संस्कार है, कल्चर है, तो जो भी मंत्र हमने सीखे वो भी मंत्र यूज़ कर लेंगे हम। इज इट क्लियर?
तो हम सर्जन भी जब ऑपरेशन करते हैं तो यहाँ ड्रिप भी चलता है, सलाइन भी चलता है, उसमें इंजेक्शंस भी डालते हैं, एंटीबायोटिक भी चलता है, पेन किलर भी चलता है, इज राइट। सब चीज़ें साथ साथ में चलती है, इधर सर्जरी भी चल रही है, इधर मेडिसिन भी चल रही है, राइट। तो यहाँ पे रिग्रेशन भी हो रहा है और हीलिंग भी कर रहे हैं, सिम्बल्स भी डाल रहे हैं, राइट। तो पूरा उसके साथ मर्ज हो जाना है। रिग्रेशन का मतलब उस टाइम पे मर्ज हो जाना है ना। तो उससे क्या होगा कि कभी वो नहीं देखेगा तो आप देख पाओगे, और आप दोनों साथ में ट्रैवल करोगे। आपका हायर सेल्फ और उसका पास्ट दोनों साथ में चलना चाहिए। आपका पास्ट उसके साथ नहीं चलना चाहिए, आपका हायर सेल्फ चलना चाहिए। आपका हायर सेल्फ उसके साथ चलेगा, ट्रैवल करेगा पास्ट में ना, तो कोई नेगेटिव चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं करोगे। आपका पास्ट और उसका पास्ट अगर साथ में ट्रैवल किया तो दोनों को अनइजीनेस होगा, अनकंफर्टेबल फील होगा, यार मेरा भी सर दर्द हो रहा है, यार मुझे भी नौशिया जैसा हो रहा है। इज इट क्लियर? तो इसलिए वो हायर सेल्फ को कैसा है, अगर हमने इन्वोक किया, सेल्फ हीलिंग की, तो वो साथ में ट्रैवल करेगा। अगर आप हीलर नहीं हो तो आपका पास्ट और उसका पास्ट साथ में ट्रैवल करेगा। क्लियर समझ आ रहा है आपको, है ना? क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस ट्रैवल करना चाहिए उसके साथ, आपकी एनर्जी उसके साथ ट्रैवल कभी नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रखो। मैं इतने लोगों का जेल में भी जाके अट्यूनमेंट करता हूँ ना, मैं एनर्जी से अट्यूनमेंट कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि एक तो वो लोग मुझे क्रिस्टल अलाउड नहीं करते पहनने का जेल में, बोलते आप गाड़ी में निकाल के लेके आओ। तो इतने लोगों का मुझे हीलिंग करना, शक्तिपात करना, अट्यूनमेंट करना, तो वो लोगों का कैसा माइंडसेट रहेगा, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, आप समझ रहे हो? तो मैं अगर है ना वो एनर्जी लेवल पे करूँगा तो कुछ टाइम के बाद ना मेरी एनर्जी लो हो जाएगी, बिकॉज वो लोग बहुत बड़े वॉल्यूम में हैं और उन्होंने बड़े बड़े छोटे बड़े क्राइम किए हैं, तो उनके लोअर चक्रस बहुत डिस्टर्ब है। इज इट क्लियर? तो मैं कहीं शमशान में जाता हूँ या कहीं पे भी ऐसे जाता हूँ, मैं अपनी कॉन्शियसनेस को एकदम एक्सपांड करके जाता हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग बोलते हैं यार ये ऐसा देख के मेरा तो अभी जी घबरा रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, मुझे क्लस्ट्रोफोबिया हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बिकॉज आप एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हो। और ये प्लीज़ रिग्रेशन में मत करना आप। कोई भी रिग्रेशन में अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपांड करते हुए, इन्वोकेशन करते हुए फिर रिग्रेशन करो, फिर आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। और जितने आसपास में क्रिस्टल रखोगे या पहन के रखोगे वो बेटर है, बिकॉज दैट इज़ अ प्रोटेक्शन शील्ड, है ना। हम लोग ऑपरेशन थिएटर में जितना भी स्टरलाइज करते हैं, मतलब फॉर्मेलिन से या फ्यूमिगेट करते हैं, ऑटोक्लेव करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, तो वो इन्फेक्शंस के चांसेस कम होते हैं, है ना। इसलिए उसको ओटी बोलते हैं, ऑपरेशन थिएटर। तो उस जगह पे ना ऐसे ही किसी को नहीं आने देते। हाथ में ग्लव्स पहनते हैं, मुंह पे मास्क पहनते हैं, कैप पहनते हैं, प्रिकॉशन देते कि नहीं? इज इट राइट? तो हमारा ब्रेथ है, हमारे हेयर्स हैं, ये सारे ना ससेप्टिबल टू पॉल्यूट द एनर्जी। इज इट राइट? हमारा ये बायो सेंसर्स है, यहाँ से भी एनर्जी निकलती है, तो वहाँ ग्लव्स पहनते। तो ये मेडिकल डॉक्टर्स को पता नहीं है कि एक्चुअली ये सब चीज़ें क्यों करते। उनको लगा इट्स जस्ट प्रिकॉशन, लेकिन ये एनर्जी का एक साइंस है। यहाँ समझने की कोशिश करो, अनवांटेड चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए हमारे क्लाइंट के साथ रिग्रेशन के वक्त, है ना। इसलिए उसको बोलते हैं टच नहीं करना। कोई भी क्लाइंट को गलती से भी टच नहीं करना। जैसे आपने टच किया, आपके बायो सेंसर्स ये 5 एलिमेंट्स और उसके 5 एलिमेंट्स एक हो जाते हैं। उसका जो भी नेगेटिव निकल रहा है ये आप एब्जॉर्ब करोगे, तो टच नहीं करना है उसको। ये बात क्लियर हो गई? इज इट राइट? आपका इन्वोकेशन में रहोगे, आपका कॉन्शियसनेस हाई है, उसका एनर्जी भले कितना भी लो होता है, वो वॉरियर लाइफ देखे या रेप वाली लाइफ देखे या वो गैम्बलिंग वाली लाइफ देखे, ड्राउनिंग वाली लेके, अर्थक्वेक वाली देखे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज आपका एक्सपेंशन ऊपर से हो गया। नीचे के चक्र आप उसके साथ कनेक्ट ही मत करना। इज इट राइट? आपको पैनिक नहीं होना है, वो रो रहा है तो आपको भी रोना है, ऐसे इमोशनल नहीं होना है उसके साथ। आप ऑब्जर्वेंट बनो, विटनेस करो, लेकिन उसके अंदर मर्ज नहीं होना है उसके लोअर चक्र में, है ना। तो ये कुछ प्रिकॉशंस मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज एज अ थेरेपिस्ट ना हम लोग बह जाते हैं, हॉनेस्टली स्पीकिंग। इज इट राइट? और आप देखो जितने भी रिलेशनशिप में है ना, आदमी जितना एक दूसरे के क्लोज आता है ना, उसमें एक दूसरे की डार्क साइड बहुत जल्दी पता चलती है, और ये रिलेशनशिप को खराब करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि हमें ना
भले वो हार्ट का कनेक्शन रखना चाहिए, लेकिन किसी के लोअर चक्र में एंटर नहीं करने चाहिए। मैं सिर्फ सिर्फ रिग्रेशन की बात नहीं करता हूँ, इवन पर्सनल लाइफ के रिलेशनशिप की भी मैं बात कर रहा हूँ। बिकॉज आपको समझ में आएगा इसका ये डार्क साइड है, इसने छुपाया, इसने ये बात मुझे नहीं बताई, फिर वो हमारा इनसिक्योरिटी एक्टिवेट होगा, फियर एक्टिवेट होगा, और यही चीज़ रिग्रेशन में आपको उसका निकालना है और कुछ भी नहीं करना है ना। जैसे ऑफिस में भी पता चलता है ना, ये मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहा है ना, मुझे इसके वजह से प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ये पीछे से बैक बीचिंग कर रहा है मेरे बॉस को, इज इट राइट। हमें ये भी समझ में आता है कि भी हमारे घर में भी कोई एक पर्सन है जो नेगेटिव रोल प्ले करता है हमारे लिए, कोई ना कोई है, कभी मदर इन लॉ है, कभी कोई है, कभी जेठानी है, कोई ना कोई है करके। तो ये रिग्रेशन में वो सारे लोगों को हील कर दो जिनके वजह से एक नेगेटिव कॉर्ड कनेक्शंस आपके साथ है, तो वो कॉर्ड आपको कट करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर। तो यहाँ आप लोगों को थेरेपिस्ट बनने के बाद ना एक मौका मिलता है सोल रीयूनियन का, जहाँ पे आप उनको वापस मिलते हो और आपका क्लियरेंस करते हो। तो ये ऐसा मत सोचो हाँ ये मुझे दे दिया, मुझे इससे क्या लेना देना, ठीक है मुझे तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, हाथ साफ करना है इसके ऊपर। ऐसा नहीं है, आपका कुछ तो सोल कनेक्शन होगा इस क्लाइंट के साथ, तभी आपको वो क्लाइंट मिला। और पता नहीं लाइफ में बाद में ये क्लाइंट मिलेगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसका बायोरिदमिक साइकिल है कि दोनों का प्रारब्ध कर्मा एक हो गया है तो मिले। अब वो प्रारब्ध कर्मा अगर चला गया, वो टाइम चला गया, जैसे हम बोलते हैं ना, अरे अभी है ना 5 रन जीतने को चाहिए, ये लास्ट में 6 मारेगा तो हम जीत जाएंगे। अब उस टाइम पे उसने चौका मारा, लेकिन उस चौके का वैल्यू क्या था, बॉल लास्ट था, 5 रन चाहिए थे, 6 मारता तो जीत जाते। इज इट राइट। तो यही होता है कि उस टाइम पे पूरा अपना हार्ट दे दो एज अ थेरेपिस्ट, हीलिंग अच्छी करो, वो जो भी चीज़ें हैं पूरा इन्वॉल्व होके उसको हमेशा के लिए क्लियर कर दो। आपके तरफ से आप 100% ट्राई करो। इज इट ट्रू। बिकॉज चीज़ें क्या खुलने वाली है ये कोई नहीं समझता है करके। अब कोई भी चीज़ है ना लाइफ में ना मोनोटोनस नहीं रहती, ये चीज़ समझ लो। हमारी ना बहुत कलेक्टिव फाइल्स होती है, अनकॉन्शियस फाइल्स होती है, और बहुत से लोगों के साथ कनेक्शन है हमारा, राइट। हम भले कोई भी चीज़ ऐसे स्क्रीन पे भी देखते हैं कि अरे ये एक्टर एक्ट्रेसेस गाना गा रहे हैं, आपको थोड़ी पता है इसके पीछे सिंगर कौन था, लिरिक्स किसने लिखा, राइटर कौन था, स्क्रिप्ट किसने किया, इज इट राइट, कौन से स्टूडियो में गाया, किसने एडिटिंग किया, किसने साउंड ट्रैक दिया, थोड़ी पता। मतलब आप स्क्रीन पे सिर्फ एक ही चीज़ देखते हो, राइट। तो जब आप किसी का रिग्रेशन करोगे ना, वो सामने हो सकता है वो एक ही चीज़ देखे, लेकिन उसके पीछे बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो प्लीज़ उनको भी हीलिंग करो आप, है ना। वो बोलेगा बस मुझे तो एक बंदा सामने दिख रहा है, वो बंदा दिख रहा है मतलब उसके पीछे और बहुत सी इनविजिबल एनर्जीज है या इनविजिबल लोग्स हैं जिसको वो देख नहीं पा रहे हैं। तो हमें ऐसे टाइम पे यस उसमें उस प्रोसेस के दौरान क्या उनकी फैमिली के काफ़ी सारे मेंबर्स जो अटैच, हाँ, जिसकी वजह से वो आगे नहीं निकल पाता। एग्जैक्टली ना, बिकॉज कैसा है ना कि अभी आप देखो कि काफ़ी बार ना पेशेंट को ना जब एनेस्थेशिया दिया जाता है ना, उसको सुध बुध नहीं होती, उसकी तो सर्जरी हो जाती है। बाहर जो उसके रिलेटिव है ना पैनिक होते, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, बचेगा कि नहीं, पता नहीं क्या होगा। इज इट राइट। मतलब आप फिजिकल सर्जरी में भी देखो इतना आदमी बार एंजाइटी में रहता है, तो जब आप किसी का रिग्रेशन करते हो तो उसकी फैमिली की भी कहीं ना कहीं एंजाइटी एक्टिवेट हो जाएगी कि नहीं। वो भले यहाँ नहीं है, कहीं तो है ना, उसका भी कॉर्ड कनेक्शन है, उसका भी डीएनए कनेक्शन है, उसकी भी ट्यूनिंग है सोल के साथ, इज इट राइट। तो उनको भी इन्वोक करो, उनसे भी परमिशन लो। जैसे हम लोग पेपर पे साइन लेते हैं, है ना, फैमिली मेम्बर का कि भाई तुम्हारा ये पर्सन का तुम सर्जरी के लिए अलाउ कर रहे हो करके, बेटे का है, हस्बैंड का है, वाइफ का है, पेरेंट्स का है ना, साइन लेते कि नहीं हम लोग, है ना, कंसर्न लेते हैं वैसे। तो ये भी क्या, एक इन्वोकेशन सिर्फ गॉड गॉडेसेस का नहीं होना चाहिए, हमें इन्वोकेशन टू द ऑल द प्रेजेंट फैमिली एंड द एंसेस्ट्रल फैमिली, उसका भी इन्वोकेशन करना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए। उसके गुरु को भी इन्वोक करना चाहिए, बिकॉज उसका गुरु उनके हायर सेल्फ के साथ जुड़ा पड़ा है। तो गुरु का परमिशन नहीं लिया तो वो हायर सेल्फ उसको परमिट ही नहीं करेगा, है ना। जैसे जो सर्जन होता है वो पूछेगा तुमने तुम्हारा फिजिशियन से परमिशन लिया कि नहीं, तुमने एमडी से फिटनेस लिया कि नहीं, है ना। तो वो बोलेगा हाँ लिया, तो फिर वो सर्जरी करेगा। वो बोलेगा नहीं नहीं तुम फिट है कि नहीं मेरे को कैसा पता चलेगा, मैं तो सर्जन हूँ,
तुम्हारा पैरामीटर्स ठीक है कि नहीं, जाओ पहले एमडी डॉक्टर को बता के आओ, पहले फिजिशियन से साइन लेके आओ कि तुम फिट है तो मैं करेगा, राइट। तो ये 2-3 चीज़ है कि इन्वोक टू गॉड, इन्वोक टू एंसेस्ट्रल्स, इन्वोक टू द गुरु ऑफ दैट क्लाइंट। जानने की ज़रूरत नहीं है, पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमें इतना पर्सनल नहीं बनना है किसी केस में, लेकिन इन जनरल तो आप कर सकते हो कि नहीं, ठीक है कि ना, वो तो कर सकते हो आप करके। और उसके बाद जो भी प्रोसेसेस छोटे होते हैं ना, उसको भी मतलब इंपॉर्टेंस देना, बोले अरे ये क्या छोटा चीज़ है, नहीं कुछ बढ़ा दे। ये छोटी चीज़ें से भी ही कहीं ना कहीं ये रहता है, राइट। आज आपका 2 BHK का घर है, 4 BHK का घर है, आपका बंगलो है, कुछ भी है, लेकिन आपका एंटर होने के लिए तो एक चाबी चाहिए ना, जो ताला खोल के फिर अंदर जाए। तो आप थोड़ी बोलोगे अरे घर इतना बड़ा है, ये चाबी से क्या इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ का एक ताला होता है, हर एक चीज़ को वो परफेक्ट वही ताला का चाबी चाहिए, तब जाके खुलता है वो। तो आपको पता नहीं चलेगा कभी कौन से सिंबल काम करेंगे, कभी कौन सा मंत्र काम करेगा, कभी कौन सा एफर्मेशन काम करेगा, और उसका वो ताला खुल जाएगा करके। आपको अटेम्प्ट करते रहना है, जैसे हम अलग अलग करते हैं ना, अभी हमारे पास 5-10 चाबी है और पता नहीं कि ये अंदर का चाबी कौन सा है, बाहर का कौन सा है, हम हर एक अटेम्प्ट करते हैं। तो कभी हम ब्रिज टेक्निक करते, टनल टेक्निक करते, हम होलोग्राफिक टेक्निक करते, ऑरा ओपनिंग टेक्निक करते, अलग अलग चाबी लगाते, कभी पहाड़ पे लेके जाते, कभी टेंपल में लेके जाते। डिपेंड्स उनका केस टेकिंग में ये फाइंड आउट करो कि उनका एलिमेंट डोमिनेटिंग कौन सा है। अगर वो अर्थ एलिमेंट का है, हमेशा मतलब पैसे की बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली फिर उसको अर्थ एलिमेंट पहाड़ों पे लेके जाओ। अगर वो भक्ति मार्ग पे है तो उसको टेंपल में लेके जाओ। आपको लगता है हमेशा ये दिन सुबह उठ के पूजा पाठ करता है, इज राइट, 2-3 घंटा भगवान के सामने बैठा रहता है, तो फिर उसको टेंपल में लेके जाओ। इज राइट। हमेशा देखो कि वो इल्यूशंस में ज़्यादा रहता है, थॉट्स में ज़्यादा रहता है, तो उसको ब्रिज टेक्निक कराओ, क्योंकि उसको इधर से उधर भागने की आदत है, उसको कनेक्शन कराओ। इज राइट। तो ये इंट्यूटिवली आपको आना चाहिए कि भाई वो कौन से चीज़ से ये है। बोलता है वो घंटों तक मेडिटेशन करता है, मतलब एयर एलिमेंट से ज़्यादा कनेक्टेड है, तो ब्रेथ पैटर्न से ही उसको रिग्रेशन कराओ, ब्रेथ पे ही फोकस कराओ उसको। इज इट राइट। आपको लगता है वो बहुत पैशनेबल है, बहुत एक्सेसिव फायर एलिमेंट वाला है करके, इज इट राइट, सूर्य के किरण से कनेक्ट कराओ। तो ये चीज़ें छोटी है, लेकिन ये कनेक्शन के लिए बहुत बड़ी है हमारे लिए, राइट। क्योंकि हमें समझ में आया कि बाहर का जो ताला है ना वो गोदरेज का है, मेरे पास 10 चाबियाँ, उसमें 2-3 ही गोदरेज की है, बाकी 7 चाबियाँ दूसरी कोई कंपनी की, तो मैं वो ट्राई नहीं करूँ ना, मैं वो 3 में ही अटेम्प्ट करूँ, उसमें से शायद कोई गोदरेज वाला ताला खुल जाए, है ना। तो आपको भी कैसा है ना कि अगर आपको समझ में आया कि इसका ये एलिमेंट डोमिनेटिंग है, तो बात खत्म हो गई। आपको वो भक्ति मार्ग वाला है कि वो ज्ञान मार्ग वाला है, अगर वो बहुत नॉलेज वाला है तो उसका तो पहले लेफ्ट ब्रेन को बहुत रिलैक्स करो, नहीं तो बार बार दिमाग लगाएगा, हर चीज़ में वो दिमाग लगाएगा। इसी राइट। वो थोड़ी देर, नहीं मैं इधर ही हूँ, आप बोले कि क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, मैं इधर ही हूँ अभी भी, मतलब वो बीच में ना वो लेफ्ट ब्रेन को ही बीच में लाएगा। वो मुझे दिख रहा है लेकिन मुझे लगता है नहीं ये दिख नहीं रहा है, वो मैं अंदर से बना रहा हूँ, मतलब वो बोलते भी हैं ऐसे, बिकॉज लेफ्ट ब्रेन में है। तो हम बॉडी रिलैक्स करते हैं, हम माइंड रिलैक्स करते हैं, माइंड में भी हम लेफ्ट ब्रेन को रिलैक्स करते हैं, राइट ब्रेन को रिलैक्स नहीं करते हम, क्योंकि राइट ब्रेन में से तो कंटेंट निकालना है, उसको कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, है कि नहीं। तो लेफ्ट ब्रेन जैसे रिलैक्स हो गया, बॉडी रिलैक्स हो गई, अब उसके राइट ब्रेन के साथ आपका कनेक्शन होना है कि राइट ब्रेन में 80% सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में से प्रेजेंट लाइफ को बाहर निकालना है या पास्ट लाइफ को बाहर निकालना है, ये आपको थोड़ा समझना है यहाँ पे। तो शुरू में 2 साल पीछे लेके जाओ, 4 साल पीछे लेके जाओ, तो वो प्रेजेंट लाइफ का कनेक्शन उसको जल्दी समझ में आएगा कि हाँ 2 साल पहले मुझे पता था और यहाँ वहाँ था। और कुछ सेंटेंसेस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लिख सकते हो करके, है ना। ट्रस्ट द प्रोसेस, ये एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम उसको बार बार बोलेंगे, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर गुरु, ट्रस्ट योर गॉड, इज इट राइट। फिर उसको हम ये बोल सकते हैं कि वॉट एवर यू फील, वॉट एवर यू कैन सेंस, यू आर अलाउड टू एक्सप्रेस। तो वो कभी कैसा है कि कभी विजुअल है, कभी उसका ऑडिटरी है, कभी किनेस्थेटिक है, कुछ भी है ना, वो एक्सप्रेस तो करेगा कि नहीं, वो अंदर अंदर दबाएगा नहीं इस चीज़ को, इसलिए उसको VAK बोलते हैं NLP में। उसको स्मेल और टेस्ट का हम लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस
पास्ट लाइफ रिग्रेशन में नहीं है करके, ठीक है। उसके बाद कैसा है ना, हम उसको है ना हमारी आवाज़ से एंकरिंग कर सकते हैं, उसको लूप में डाल सकते हैं। यू आर लिसनिंग टू ओनली माई वॉइस। ये देखो एक वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। ऑल अदर साउंड्स विच आर कमिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट आर ऑल्सो टेकिंग यू इन टू डीपर स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन। कितना ईजी बोल दिया हमने। नहीं तो बोलते पंखा टक 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 आवाज़ कर रहे हैं, बाहर कोई दरवाजे का। अब वो सेंसिटिव ज़्यादा हो गया ना, रिलैक्सेशन में सेंसिटिव ज़्यादा होता है ना। तो ये कितनी छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम अपना अच्छे से कनेक्ट करवा सकते हैं उसको। इज इट राइट? यू आर टोटली सरेंडर टू मी एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, यू आर टोटली सरेंडर टू योर गॉड, यू आर सरेंडर टू योर गुरु। ऐसा है। और ये ओपनिंग चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, एंटर करने के लिए मैं बता रहा हूँ। बीच का जो प्रोसेस है ये बहुत इंट्यूटिव प्रोसेस होता है। मतलब उसको हमें ये नहीं, उसको हम कोई एक डिसिप्लिन से नहीं चल सकते कि नहीं हमें यही करना है, यही करना है, यही करना है। स्टार्टिंग और एंड का हमेशा डिसिप्लिन फॉलो करो। बीच के प्रोसेस में गलती से भी कोई डिसिप्लिन फॉलो मत करना कि नहीं मुझे ऐसा समझाया गया था, मुझे ऐसे सिखाया था, मुझे ऐसे ही करना है। ये प्लीज़ ऐसे मत करना आप लोग कभी भी। इज इट राइट? क्योंकि आपको नहीं पता कि वो क्या पॉपअप होने वाला है। उसकी ह्यूमन लाइफ, उसकी एनिमल लाइफ, या उसकी क्या लाइफ, अच्छी लाइफ, बुरी लाइफ, कुछ भी नहीं पता आपको। तो वो बीच का चीज़ है ना, जो स्पॉन्टेनियसली होता है ना, उसको पकड़ो। उसको जो भी दिखता है ना, उस चीज़ के पीछे उसकी एक स्टोरी क्या है ना, वो जानने की कोशिश करो। इज इट क्लियर? इतना दिमाग में रखो। वो कहेगा भाई मुझे एक है ना कपड़ा दिख रहा है, कहीं सूख रहा है, बस इतना भी उसको दिखा ना, थोड़े पीछे जाओ, देखो ये कपड़ा किसने सुखाया और ये क्या तुमने इसको क्यों पकड़ा है, बिकॉज व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मोमेंट, ऐसे करके आप पूछ सकते हो, ये वर्ड यूज कर सकते हो। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट बिटवीन दिस क्लोथ, व्हाट इज बिहाइंड इट। मतलब उसको कुछ दिखा, उसके पीछे बहुत कुछ है। जैसे हमको पिक्चर के ट्रेलर्स बताते ना, 3 घंटे का पिक्चर होता है, इज राइट, और 30 सेकेंड्स की रील दिखाते, 2.5 मिनट की रील दिखाते, ट्रेलर दिखाते। तो वो एक शॉट देखते समझ में आता है इसके पीछे कुछ तो स्टोरी होगी, एक सीन होगा, है ना। तो वो हम लोग उसको उसमें एंकरिंग करना होता है, उस सीन के साथ एंकरिंग करना होता है। वो कपड़ा दिखा, किसी का जूता दिखा, किसी की टोपी दिखी, कुछ भी दिखा, वो एंकरिंग करना है। उसी को होलोग्राफिकली उसको एक्सपांड करना है। उसको बोलते हैं माइक्रो से मैक्रो, हम लोग PLR में बोलते हैं। एक छोटी चीज़ से ना उसको एक बड़ा विजन से कनेक्ट करवाना, ठीक है कि नहीं। मतलब उसको एक पानी का बोट दिख रहा है, अब उसको बोलो और थोड़ा नज़दीक जाओ, और तेरी, जैसे हम जूमिंग कैसे करते, ऑप्टिकल कैसे होता है, 3x से 30x पे जाते, तो जैसे जाते तो हम उसका क्लोजर आ जाते। इज इट राइट? तो हमारी जो लेंस है ना, इसमें 2 सिस्टम होती है ना, दूर का देखना, नज़दीक का देखना। आप आँख के डॉक्टर के पास गए होंगे कि नहीं, इज इट राइट। तो हम कैसे है ना, उसको जैसे कमांड करते हैं ना, तो उसकी जो ऑप्थेल्मिक ऑप्टिक नर्व है ना, वो हमारी बातें सुनती है। अब नज़दीक जाओ और थोड़ा क्लोज जाओ उस, और देखो उस बोट में कोई बैठा है, उस नाव में क्या है, इज इट राइट। वो नाव चला रहा है कि ऑटोमेटिक है। मतलब इतनी माइन्यूट चीज़ें आपको उसको फील करवानी है, सेंस करवानी है उसको, तो उससे वो कनेक्ट हो जाएगा। उससे डाइवर्ट नहीं करना है उसको। छोटी भी एक चीज़ दिखे ना, बात खत्म हो गई। ऊंट भी अगर दिखा, कैमल भी दिखा ना, तो ये देखो भाई ये कैमल क्या रिप्रेजेंट करता है। एक उसको बादल भी दिखे ना, तो बादल क्या है, क्या तुमने कोई एक अपने लाइफ में ऐसा क्लाउड क्रिएट करके रखा है जिसमें तुम फंसे पड़े हो। समझ में आ रहा है? तो ये जो इमेजेस है ना, इसके पीछे बहुत स्टोरीज है। तो हम कहते हैं उसको, ये बोलते हैं देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी बिहाइंड अ स्टोरी। एक इमेज के पीछे ना एक बड़ी स्टोरी है, और उसमें उसको इन्वॉल्व करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखो कितना सिग्निफिकेंस है, बिकॉज उसके वजह से क्या होता है ना, हमें वो रील क्लियर हो जाती है, समझ में ना, वो कनेक्शंस क्लियर हो जाते हैं। बिकॉज ये कॉन्शियसनेस का है ना, एक कहते हैं ना, एक कनेक्शन है कि
ये गुरु क्यों कनेक्शन में मिले, और हर एक गुरु ने कुछ ना कुछ अपने यूनिवर्स में कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो जब आप पीछे 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 जाते हो और एक एक को देखते हो तो उसका कुछ तो कॉन्शियसनेस का विजडम आप निकालते हो। तो आपको ये बोलना है, अच्छा ये आपको दिखा, इन्होंने आपको क्या सिखाया या इनसे आपने क्या सीख ली। फिर और थोड़े पीछे जाते हो, हाँ वो दिखे, इसमें से आपने क्या सीखा, इसमें से आपको क्या समझने को मिला। तो ऐसा है ना कि अब दो ही चीज़ें पॉसिबिलिटी है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, या तो अच्छे लेसन या तो बुरे लेसन, है ना, दो ही पॉसिबिलिटी है। अच्छे लेसन्स नॉर्मली हमें गुरु थ्रू द विजडम देता है, थ्रू देयर एक्सपीरियंस देते हैं। बुरे लेसन्स लोग हमें देते हैं बिकॉज उनके साथ कभी हमने बुरा किया है। ठीक है, तो जब भी आदमी कोई बुरा देख रहा है ना, उसको आपको एंकरिंग करके ना अच्छे लेसन्स में भी लेके जाना है। आप उनको ये बोल सकते हैं, अगर शायद आपने ये चीज़ को रिएक्ट किया इस मोमेंट में, अगर आपके गुरु रहते तो वो कैसा फील करते या वो किस तरह से उसको डील करते। बोलते हाँ वो तो रिएक्ट नहीं करते। तो फर्क समझ लिया आपको। दिस इज कॉल्ड द क्लोजर। कोई भी क्लोजर अगर गॉड और गुरु के साथ कनेक्ट किए बगैर आप उसको छोड़ दोगे ना, तो वो रिग्रेशन इनकम्प्लीट हुआ। जैसे मसूरी में ना एक लेडी ने बोला कि मुझे ना एक फूल दिखा और मुझे उससे बहुत अटैचमेंट हो गया। तो हम लोग ने सबके ओपिनियन लिए, तो सबने अपना अपना ऐसा ओपिनियन दिया कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, डिटैचमेंट फ्लावर से करना चाहिए, वो करके। फिर मैंने समझाया लास्ट में, उस लेडी को ये बोलना चाहिए, ये फ्लावर जो तुम देख रहे हो, जो तुम्हारे हाथ में है ना, ये गॉड को अर्पित करने के लिए बना है। तुम मीडिएटर हो, जिससे आप गॉड को अर्पित कर दोगे तो उसकी लाइफ सुधर जाएगी और आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी। तो ये होता है डिटैचमेंट का तरीका। समझ में? कोई पर्सन मर गया है, वो बोलता नहीं मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ, मुझे उसकी बहुत याद आती है, मुझे अभी भी वो लाइफ में चाहिए। राइट? हम ये बोल सकते हैं ये पर्सन अब गॉड के काम करने के लिए आपसे बिछड़ गया। तो ये देखो कैसी एक अलग बात हुई कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे ना छोटी चीज जहाँ पे उसका अटैचमेंट दिख रहा है ना, उसको डिटैच गॉड और गुरु के फोटोन से करने का, कनेक्ट करने का। उसको वो डायरेक्ट कभी नहीं होता है, कोई चीज़ है ना वो होगा नहीं, इंसिडेंट्स में भी नहीं होता है। अरे क्यों इसने ऐसा किया, क्यों ऐसे किया, मैंने उसका क्या बिगाड़ा, मैं नहीं छोड़ूंगा। इज इट राइट? मतलब नेगेटिव चीज़ में भी और पॉजिटिव चीज़ में भी छोड़ने को तैयार नहीं है वो। और ये अटैचमेंट का ही तो रिग्रेशन है, और क्या है। अच्छी चीज़ को भी नहीं छोड़ोगे तो दूसरी अच्छी चीज़ कहाँ से आएगी आपको। जैसे पारसी लोग आप देखते हो ना कैसे होते हैं, कम्युनिटी पुरानी एंशिएंट चीज़ें पकड़ के बैठे रहती है कि नहीं ये तो मेरी 40 साल पुरानी गाड़ी है, ये मेरी चेयर है, ये मेरा ये है। तो नई चीज़ नहीं आती, इसलिए इनका वंश ख़त्म हो गया, इनका जनरेशन ख़त्म हो गया, इनकी कम्युनिटी ख़त्म हो गई। क्योंकि नया अगर डीएनए इवॉल्व नहीं होने के लिए तैयार है ना, तो नई लाइफ कहाँ से मिलेगी मुझे बताओ। बात ऑब्जेक्ट की थी जिसको उन्होंने पकड़ा था, लेकिन सब्जेक्ट अभी इनकी फैमिली में नहीं आ रहा है। शादी भी उनको आपस में ही करनी पड़ी फिर, क्योंकि बाहर से उनको कोई लड़का लड़की दे नहीं रहा था। इज इट क्लियर? तो ये जो इंटरनल मैरिजेस होते हैं ना, इसमें सोल का एक्सप्लोरेशन नहीं होता, इसलिए काफ़ी रिलीजन में मना ही किया गया है कि भाई आप आपस में शादी नहीं कर सकते। इज इट राइट? क्योंकि वो फिर मोनोटोनस हो जाते हैं। राइट? और काफ़ी रिलीजन में ऐसा होता है नहीं आप कर सकते हैं, मामा के बेटे से कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं। उनकी लाइफ ना बहुत मोनोटोनस होती है, उसमें कोई हेट्रोजीनियस एक्सपीरियंसेस नहीं होते, मल्टी वर्सेटाइल लाइफ नहीं होती है। इज इट क्लियर? तो ये जो रिग्रेशन में हमको यही देखना है कि वो आदमी ने मोनोटोनस लाइफ जिया है इसके कल्चर के थ्रू, या उसने बहुत हेट्रोजेनिकली जिया है, बहुत वेरिएशंस के साथ जिया है। क्योंकि अल्टीमेटली उसके डीएनए में चेंजेस आना चाहिए रिग्रेशन में, नहीं तो फ़ायदा क्या है मुझे ये बताओ कि नहीं। वही चीज़ें आप यूज़ करोगे और आपने लाइफ बिटवीन लाइफ सोचा है भाई मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मुझे लाइफ है ना बहुत कंफर्टेबली नीचे जाके जीनी है, तो आपको ना सब ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपके जैसे ही हैं,
और लाइफ बहुत स्मूथली जाएगी। लोगों को क्या कितना सुखी आदमी है, इसको तो कोई दुख ही नहीं है, और सही में सुखी है, ऐसा नहीं है, लेकिन लाइफ थोड़ी प्रोग्रेस कर रहा है। और उसमें कैसा है मैं आपको बताऊं कि वो एक वियर्ड सा कॉन्सेप्ट है जो लोगों को पता नहीं है, कि जब हम लोग है ना ब्रिटिश की टेरिटरीज़ के अंदर थे ना हम लोग, मतलब इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग ना सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग थे, सबसे ज़्यादा थे वो लोग, तो जिसको मेहता जी बुलाते है ना, मुनीम मेहता जी बुलाते करके। तो वो लोग के टाइम पे ना एक चॉइस थी कि वो इंडिया के फेवर में उनका टैलेंट एजुकेशन यूज़ करें या ब्रिटिश वालों के लिए काम करें, ये उनके पास दो चॉइस थी। तो कुछ लोगों ने, मतलब मैक्सिमम लोगों ने ब्रिटिश के फेवर में काम किया, मैक्सिमम लोगों ने, और इसलिए फिर क्या हुआ, इंडियन कर्सेस बहुत मिले उनको, इसलिए वंश खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? क्योंकि उनको पता था कि ये क्या डॉक्यूमेंटेड किया है, इन्होंने क्या लिखा है। तो ये जो अनपढ़ गवार लोग इंडियंस थे उस टाइम पे, इलिटरेट लोग थे, उनको बोला तुम अंगूठा मार दो, उन्होंने लिखा है कि भाई तुमको मदद करेंगे, तुमको ये पैसा देंगे, तुमको ये करेंगे वो करेंगे, तो लोगों ने मार दिया। उसके बाद वो प्रॉपर्टी उनके हाथ से गई, वो खेत हाथ से चले गए, तो वो कर्ज लगेगा कि नहीं? इज इट राइट? आज कितनी हेरिटेज प्रॉपर्टीज है जो आश्रमों में ही दी गई है, क्यों? क्योंकि थी उनकी नहीं, उन्होंने लिए थे ब्रिटिश वालों से, क्योंकि ब्रिटिश जब छोड़ के गए तो सारी चीज़ें उन्हें ही तो देके गए, क्योंकि पढ़े लिखे तो वही थे तभी जो उनके फेवर में काम कर रहे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मैं एक छोटा इंसिडेंस क्यों आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ में ना हमने ये जो भी चीज़ें जी है या ऐसे जो हमने किए हैं उसी का ही तो हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। तो पैसों का बड़ा लॉस, प्रॉपर्टी का लॉस, वास्तु का डिफेक्ट, ये स्पिरिट अटैक्स हमारे पे होना, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन लोगों के साथ ही हमने इनजस्टिस किया था वो टाइम पे, तो वो चीज़ हमसे अटैच रहेगी कि नहीं, कनेक्ट होगी कि नहीं? तो रिग्रेशन का मतलब ये होता है कि हर वो चीज़ जिसके साथ हमने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को एक्टिवेट किया ना, उसको प्रोटॉन और फोटॉन्स के साथ न्यूट्रॉन्स करना है, उसको न्यूट्रल करना है, और अगर न्यूट्रल कर पाए तो रिग्रेशन सक्सेसफुल हुआ। इसे समझ में आ रहा है? राइट? अब राजस्थान में देखो, जितनी प्रॉपर्टी राजा महाराजाओं की थी, फॉर एग्जाम्पल, नो डाउट वो सारे रिसोर्ट बन गए, नो डाउट, लेकिन देखो कितने सारे वंश ही आगे नहीं बढ़ रहे। हर जनरेशन को अडेप्ट करना पड़ता है बच्चे को, राइट? क्योंकि कितने बलियां चढ़ाई उस टाइम पे जीतने के लिए, कितने बच्चों का या कितने सैनिकों का बलिदान लिया, कितनी महिलाएं विधवाएं हो गई है, तो कर्ज लगेगा कि नहीं राजा को? इज इट क्लियर? तो ये रिग्रेशन में जब हम पीछे जाते हैं और लोअर सोल कॉन्शियसनेस की लाइफ जब हम देखते हैं ना, उसको हील करते हैं, तब जाके प्रेजेंट एंड फ्यूचर हमारा अच्छा होता है। बिकॉज आज समझ है, आज गलतियां हम बड़ी नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, लेकिन उस टाइम पे समझ थोड़ी थी, है ना? उस टाइम पे तो जो चल रहा था वो उसको चलने दे रहे थे कि राजा की इतनी रानियां थी या दासियां थी या नर्तकियां थी। इज इट राइट? अब वही चीज़ें क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एक सोर्स बन जाता है, बिकॉज कनेक्शंस तो है कि नहीं सोल्स के साथ। तो वो जो दासियां थी उनको लगा था सब छोटे छोटे से बड़े बड़े काम हमसे करवा रहे करके, और रानियों को तो बस कुछ करने देते ही नहीं है। इज इट राइट? तो वही जो नर्तकियां थी या जो दासियां थी वो इस लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के साथ ये बंदे के साथ जुड़ जाती है, तो उसके लिए बहुत मनी स्पेंड करना पड़ता है, बहुत लग्जरी उसके लिए स्पेंड करनी पड़ती है, बिकॉज किसी लाइफ में उसका सिर्फ निचोड़ ही किया था, उसका सिर्फ फ़ायदा ही उठाया था। इज इट राइट? अब वो जो रानियां थी वो इस लाइफ में सफ़र कर रही है बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। यू गॉट माय पॉइंट? क्योंकि उसने कुछ भी कंट्रीब्यूट किया नहीं था, है ना? क्योंकि राजा को जो एक फेमिनाइन एनर्जी की ज़रूरत थी जिससे वो राज दरबार चले, एक मास ऑफ द पब्लिक चले, वो फेमिनाइन एनर्जी
कभी रानियों से नहीं मिलती थी, दासियों से मिलती थी या नर्तकियों से मिलती थी, और वहाँ से उसका एक एनर्जी का पोटेंशियलिटी बढ़ जाता था, तो उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा कि नहीं। आज हमारे दादाजी जो थे या हमारे जो एंसेस्ट्रल थे, जिन्होंने बहुत लेबर वर्क करके अपने बॉडी वर्क से हमें मेंटल वर्क पे लेके आए, तो वही हमारे बच्चे बन के अब लाइफ एंजॉय करेंगे कि नहीं। वही छोटी उम्र में लैपटॉप यूज़ करेंगे, मोबाइल यूज़ करेंगे, लग्जरी यूज़ करेंगे, गाड़ी यूज़ करेंगे कि नहीं। आप सोचो ये बात। हम बोलेंगे क्या बच्चा है, क्या कुछ मेहनत नहीं कर रहा है, ये उम्र में इसको आईपैड मिल गया, ये मिल गया। ये हमारा पूर्वज है जिसने बहुत खेतों में काम किया है, बहुत लेबर वर्क किया है, बहुत मेहनत किया, लेकिन बिल्कुल लाइफ को एंजॉय नहीं किया। तो वही हमारा ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर बन के आएगा। नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। ये रीइंकार्नेशन का जो एक सर्कल है ना, ये सर्कल का पूरा सोल ट्रैकिंग इज अ रिग्रेशन। तो ट्रैक योर सोल, योर ट्रैक योर सोल जर्नी, ये दो वर्ड्स आपको बार बार यूज करने। कौन सा वर्ड? ट्रैक योर सोल जर्नी। कि आपकी सोल कहाँ कहाँ से जाके आई। मैं हमेशा ये वर्ड्स अपने लिए यूज करता हूँ, तभी मैंने 153 पास्ट लाइफ्स देखी, क्योंकि मुझे ये देखना है कौन सी लाइफ में मैं कहाँ था, किसके साथ था, और मेरी वो जर्नी कैसे थी, और उसमें क्या कंप्लीट हो गया और क्या इनकम्प्लीट है। तो मुझे इसको कंप्लीट करना पड़ेगा कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। हम लोग बोलने के लिए बोल देते, तुझे कभी भी तकलीफ है ना, मैं आऊँगा तेरे साथ, ये बोल देते हम, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो कोई भी लाइफ में इनको प्रॉब्लम होगा ना, वो गॉड को प्रे करेगा, भगवान मदद करो, किसी को तो भेजो, तो मैं उनके लाइफ में जाऊँगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ मेरा है। मुझे तकलीफ कुछ नहीं होगी इनको हेल्प करने के, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, कर्मा में नहीं हूँ। कर्मा में अगर मैं इनके साथ होता ना, तो इनको मदद करते मुझे बहुत तकलीफ होती, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट में हम रहते ना, तो तकलीफ नहीं होती। बच्चा रात को 2 बजे बोलेगा मेरे को खाना है, आप रात को 2 बजे खाना बनाओगे, तो आप कॉन्ट्रैक्ट में हो, कर्मा में नहीं हो। लेकिन पड़ोसी वाला दिन में भी आएगा ना, तो आप कर्मा में हो, आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो। डिफरेंस समझ रहे हैं यहाँ पे? सर ऐसे बहुत सारे लोग आए हमारे पास, बोलते हैं हम किसी को ना बस पैसे दे ही जा रहे हैं, हाँ, किसी की हेल्प करे ही जा रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं हमें नहीं पता चल रहा है। एग्जैक्टली। सो ये जो मनी का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो हम समझाते हैं, ये 6th एलिमेंट द बेस्ट एलिमेंट फॉर रिग्रेशन। इसलिए अपने यहाँ पे दान बहुत किया जाता है कि नहीं, सेवा बहुत की जाती है। क्यों ये सब किया जाता है? बिकॉज अब आप फिजिकली तो पीछे नहीं जा सकते, राइट, लेकिन आपने कुछ कमाया है, वो कहीं आप दोगे तो बात खत्म होगी। जैसे पारसियों लोगों ने लिख दिया कि मैं अगर मर जाऊंगी तो ये वृद्ध आश्रम बनाना, बच्चे के आश्रम बनाना, तो कुछ तो डोनेट करके गए कि नहीं, वो कर्म रिलीज हुआ कि नहीं, समझ में कि नहीं। तो उनकी बॉडी को अगर आप देखोगे ना, तो चील कौवों को खिलाया जाता है। तो जब चील कौवे ऐसे खाते हैं, तो हर एक बॉडी में जो सेल्स की जो मेमोरी होती है ना, वो लेके जाते हैं, इज इट राइट। तो वो जब लेके जाते हैं, तो वो एनिमल होता है ना, धीरे धीरे ह्यूमन में इवॉल्व होता है, तो वो उसका एक पुण्य हो गया कि नहीं। वो बोले कि जला के क्या फ़ायदा। तो सर जो जैसे वो लेके जाते हैं, तो वो मेमोरी भी तो उनके साथ ही जाएगी। में जाती है, लेकिन अभी देखो मैं आपको ये साइंस समझा रहा हूँ। हम लोग है ना, या तो डिवाइन मेमोरी लेते हैं, जिसको हम फ्रेगमेंटेड ऑफ द गॉड गॉडेसेस कॉन्शियसनेस बोलते हैं, और या तो हम ह्यूमन मेमोरीज लेते हैं, है ना। और हमारा काम क्या होता है, इस डिवाइन मेमोरीज के साथ और ये ह्यूमन मेमोरी के साथ हमको लाइफ जीनी है। तो किसी के अंदर कृष्णा की भी कॉन्शियसनेस है, और किसी ने एक रावण की भी वो या एनिमल की भी एक मेमोरी लेके पैदा हुआ है, तो दोनों साथ में चलेगी कि नहीं उसके साथ, इज राइट। जब आप हीलर बनोगे, मतलब हीलिंग करोगे, तो ये एक्टिवेट हो गया, और ये जो डार्क रावण है इसको हील करोगे आप। पहले से ही रहता है। जैसे आपने कंटारा मूवी भी देखी रहेगी ना, इसको कॉल ट्यूनिंग ऑफ अ कॉन्शियसनेस, ट्यूनिंग कहते हैं, चैनल कहते हैं, चैनलाइजिंग कहते हैं उसको, राइट। अब काफ़ी बार कैसा होता है, क्या आदमी ना पहले नेगेटिव चीज़ों को निकालता है, चिल्लाता है, चीखता है, ब्रेथ जोर जोर से लेता है, फिर कैथारसिस करता है, जैसे खाली हो गया, फिर वो लाइट अंदर जाती है, और फिर वो अच्छी तरह से उसका एक चैनल बन के मैसेजेस देता है, इसी राइट। और कुछ लोग कैसा होता है कि जब वो लाइट आती है ना, तब अंदर की स्पिरिट्स रेस्टलेस हो जाती है, तो वो स्पिरिट रेजिस्ट करती है कि अरे इसको नहीं आने देना चाहिए,
क्योंकि उसको निकलना पड़ता है ना वो, बिकॉज रोशनी आ गई तो अंधेरे को गायब होना पड़ता है, तो वो तैयार नहीं रहती है। जैसे मुझे लंदन में कभी वीज़ा मिल ही नहीं रहा है, और मुझे पता है मिल इसलिए नहीं रहा है बिकॉज वहाँ की जो स्पिरिट्स है वो मुझसे रेजिस्ट करती है, मुझे आने ही नहीं देती वहाँ पे। मैं जब भी वीज़ा के लिए अप्लाई करता हूँ रिजेक्ट होता हूँ। मैं सोचता हूँ इतने सारे कंट्री में तो इजीली मिल जाता है, यूएस में हर 10-10 साल का मुझे वीज़ा रिन्यू मिलता है, लंदन का ही क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मैं फ्रीडम फाइटर था, मैंने बहुत से ब्रिटिश वालों को भगाया इंडिया से, तो वो जो सोल्स वहाँ पे वो मुझे आने नहीं देती वहाँ पे। तो ये जो कनेक्शंस आपका है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन, उसी का रिग्रेशन में सोल ट्रैकिंग करना पड़ेगा कि कौन से लाइफ में आप क्या नेगेटिव चैनल थे, कौन से लाइफ में आप क्या पॉजिटिव चैनल थे। इज इट राइट? किसी से तो आप कनेक्ट भी थे अच्छी तरह से, और किसी से तो आप बहुत बुरी तरह नेगेटिव स्पिरिट से भी कनेक्टेड थे। तो हम लोग जैसे सिजोफ्रेनिक बोलते हैं, या हम कहते हैं स्प्लिट पर्सनालिटी हम बोलते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी में ना स्पिरिट पर्सनालिटी बोलते हैं। इज इट क्लियर? क्या कहते हैं इसको? स्पिरिट पर्सनालिटी। मतलब वो एक अनहील्ड स्पिरिट है पास्ट लाइफ का, जो हमारे साथ जुड़ा है और हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये साइकोलॉजी जो सिजोफ्रेनिक है, जो ड्यूअल पर्सनालिटी के साथ है, वो हमारा ही तो है। हम कभी बहुत अच्छे, कभी बहुत बुरे, कभी बहुत संतों वाली बात करते, ज्ञान वाली बात करते, कभी क्रिमिनल वाली बातें करते। अब समझ में आ रहा है आपको? तो रिग्रेशन में उसी को हमको क्लियरेंस करना है। मतलब रिग्रेशन में यही देखना है, क्योंकि वो जो ड्यूअलिटी है, ड्यूअलिटी से नॉन ड्यूअलिटी पे आना है। पॉजिटिव वाली चीज को भी शून्य पे लाना है, नेगेटिव चीज को भी शून्य पे लाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव को एक्टिवेट करना है, फिर वो भी क्लोजर नहीं हुआ तो आदमी संन्यास ले लेगा, संसार छोड़ देगा, क्योंकि अब उसको एडिक्शन हो गया पॉजिटिव चीज़ों से। तो काफ़ी लोग बोलते नहीं मुझे भगवान दिख रहा है, मुझे नहीं छोड़ना है, मुझे बाहर मत निकालो, मुझे इसमें ही रहने दो। बोलते कि नहीं? कितनी बार बोलते? क्यों? मतलब वो छोड़ने को ही तैयार नहीं, एंजल को छोड़ने को तैयार नहीं, कोई लाइट को छोड़ने को तैयार नहीं, कोई गॉड गॉडेसेस को छोड़ने को तैयार नहीं है। नहीं, मुझे बस बाबा जी के साथ ही बैठना है, मुझे इनके साथ बैठना है, मुझे नहीं आना है, मुझे अब वही दुनिया अच्छी लग रही है, ऐसे बोलते लोग। लेकिन आप सोचो ना, ये फिर फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा क्या हुआ? हम यहाँ पे ड्यूअलिटी का एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं। अगर नॉन ड्यूअलिटी पे ही मतलब रहेंगे मैक्सिमम टाइम, तो फिर एक्सपीरियंस तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। मिलेगा? मुझे बताओ। ये जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, ये लोग कितने भी अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स के रोल करते हैं, उसके बाद जब घर पे जाते हैं तो इनकी एक अदर साइड ऑफ द लाइफ देखने को मिलती है। इज इट राइट? अब ये जो इतने बड़े बड़े संत गुरु हैं, उनकी अदर साइड ऑफ द लाइफ होती नहीं है, बिकॉज ये सोसाइटी में तो है नहीं। तो इनकी इमेज ना सबके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि अदर साइड की लाइफ है ही नहीं, तो दिखेगी क्या इनकी? इज इट क्लियर? लेकिन आप मुझे बताओ ना कि जो अदर साइड की लाइफ नहीं है, तो सोल इवॉल्व ही कहाँ होता है? जैसे एक टीचर होती है, पूरा टाइम केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाती है सालों सालों तक, उसकी कोई अदर साइड की लाइफ ही नहीं है। स्टूडेंट है जो आप उनसे आज उनसे ये पढ़ रहा है, कल दूसरी क्लास में जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, स्टूडेंट प्रोग्रेस हो रहा है, टीचर वहीं पड़ी है। ठीक है कि नहीं? तो रिग्रेशन करना भी चाहिए, रिग्रेशन करवाना भी चाहिए, कहने का मतलब है। ऐसे नहीं आप थेरेपिस्ट बन गए, आप हीलर बन गए, अब मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, अब मैंने बहुत देख लिया, बहुत समझ लिया, अब तो मुझे सिर्फ क्लाइंट पे ही काम करना है। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ये रोल आपको चेंज करना पड़ेगा। दैट इज़ द बेटर वे। हम भी हमारे टीम मेंबर्स जितने भी लोग हैं, हम लोग बारी बारी इनका रिग्रेशन करते हैं, आपस में करवाते टीम मेंबर्स का, बिकॉज इनकी भी तो फाइलें खुलेगी, इनका भी डार्क साइड बाहर निकलेगा, प्रारंभ आएगा, फिर उसके ऊपर हीलिंग करेंगे, काम करेंगे, तो वो प्रोग्रेस होंगे कि नहीं? डरेंगे नहीं, मुझे नहीं करवाना, मुझे नहीं करवाना, मुझे नहीं करना, मुझे डर लगता है, कुछ निकल जाएगा। निकलेगा तो किसका निकलेगा? आपका ही तो निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं?
और उसमें फिर है ना आपको समझ में आएगा कि आपका कमिटमेंट कितना है। रिग्रेशन में वो कमिटमेंट का जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सही में वो कमिटमेंट, वाउस, प्रॉमिसेस निभाए हैं, तोड़े हैं, यही इसी का तो रिग्रेशन होता है। लोग मंदिर में जाके घंटियाँ बांधते हैं, धागे बांधते हैं, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, भूल जाते वो। तो रिग्रेशन में वही उनको याद दिला, भाई तुमने उधर मन्नत मांगी थी, तुम बाद में गई नहीं वहाँ पे, इसलिए तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है, इसलिए तुम्हारी शादी अच्छी नहीं हो रही, इसलिए तुम्हारा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। वहाँ जाके वो चीज़ें उसको क्लियर करता है, तब वो उसकी लाइफ प्रोग्रेस करती है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज ऑल कि भाई ऐसा नहीं है कि किसी का बुरा किया है, हम अपने ही प्रॉमिसेस भूल गए हैं, अपने ही कसमें रस्में हम भूल गए हैं। इज इट राइट? जैसे वो शादी में फेरे कैसे होते हैं, उसमें कितने हम रस्मों को निभाते, कसमें खाते हैं और वही चीज़ें भूल जाते हैं, और इसलिए फिर रिलेशनशिप मैसअप हो जाता है हमारा। क्योंकि उस टाइम पे पंडित था ना, वो श्लोक पढ़ रहा था, है ना, और हम उसको हाँ 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 बोल रहे थे, हाँ हम निभाएंगे, वादा निभाएंगे, साथ रहेंगे, ये करेंगे, वो सब बोल रहे थे। तो ये शब्द के जो नॉट्स है ना, जो गांठें बांधी हुई है ना, उसको ही एक सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। वही समझना पड़ेगा कि हम क्या क्या बोले थे उस वक्त, और क्या हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको निभा रहे कि नहीं निभा रहे। तो दोनों एक्सपीरियंसेस है यहाँ पे, एक निभा रहे हैं उसका आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, एक नहीं निभा रहे उसका आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। इसे ठीक है, हम डॉक्टर बने तभी हमें शपथ विधि दी थी कि तुम कहीं पे भी कोई पेशेंट का दुरुपयोग नहीं करोगे, किसी से अनवांटेड चार्जेस नहीं लोगे, इज इट राइट, माल प्रैक्टिस नहीं, सब हमको दी थी हमको। लेकिन प्रैक्टिस में जब हम सेल्फिश होते हैं, जब मनी माइंडेड हो जाते हैं, तो वो भूल जाते हैं हम लोग, राइट। और फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि डॉक्टर के अपने बच्चे मेंटली रिटार्डेड बॉर्न होते हैं, वो एक्सीडेंट से मर जाते हैं। तो जब उनका रिग्रेशन करते हैं तब पता चलता है वो जो कसम खाई थी डॉक्टर, उसके बाद जो पेशेंट का एक्सप्लॉइटेशन किया, उसका सारा इलेक्ट्रॉन्स जमा होके आपके बच्चे में गया। आपको पहले अटैचमेंट क्रिएट करवाया गया बच्चे से, और उसका एक्सीडेंट करवाया गया। समझ रहे हैं आप? तो आप भी देखना, आपको जिससे भी अटैचमेंट है ना, अब मैं आपको साइंस समझा रहा हूं, उस पर्सन से ना सारा आपका कार्मिक उससे कनेक्ट हो जाएगा। चाहे वो आपका पार्टनर है या आपका बच्चा है, कोई भी है, सारा कार्मिक उसको कनेक्ट होएगा। क्योंकि आपने जो कर्म किए हैं, सोल ने जो कर्म किया है, वो उससे अटैच्ड होगा जिसे आप अटैच्ड हो। बोथ द थिंग्स, बोथ द थिंग। आप बोलते ना, अरे ये संत है, इसका बच्चा भी देखो संत जैसा है, तो सारे फोटॉन्स जो आपने क्रिएट किए, ब्लेसिंग जो क्रिएट की, वो कहाँ जाएगी? आपके बच्चे में जाएगी कि नहीं? इज इट राइट? और आपने जो भी नेगेटिव किया है, वो आप प्रोटेक्टेड हो, आप पोटेंशियल हो, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो वो नेगेटिव आप में नहीं जाएगी, उसमें जाएगी जिससे आप अटैच्ड हो। आप बॉलीवुड की मूवी में देखो, हमेशा किसको किडनैप करते? वाइफ को किडनैप करते, बच्चे को किडनैप करते, देखे कि नहीं? इसलिए वो फीमेल्स को दूर रखते, भाई तू इसमें बीच में मत आ, क्योंकि पता है कि भाई वापस वो उसको ही पकड़ेंगे। गब्बर ने भी किसको पकड़ा था? बसंती को ही पकड़ा था कि नहीं? क्योंकि पेन सबसे ज्यादा होगा जिनसे हम अटैच हो। तो इसलिए मैं कहता हूं आपका रिग्रेशन में वो सारा डिटैचमेंट करना पड़ेगा। जिससे अटैच्ड होना, समझ लो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास जाएंगे, आप सपोर्ट करेगा, लेकिन लेसन कहाँ सीखेगा? मैं ये कहता हूँ प्रोटेक्टिव रहेंगे ना ये लोग सब। इसलिए तो राजा महाराजा भी अपने बच्चे को ना ऐसे ऐसे जगहों पे भेजते थे कि जहाँ पे वो हार्ड लेसन सीखे, ग्राउंडेड रहे वो। इज इट राइट? अदरवाइज नौकर चाकर इतने हैं, इतनी फैसिलिटी है, वो बंदा कभी ग्राउंडेड नहीं रहेगा, है ना। तो वो कैसा है कि वो डिटैचमेंट करवाना पड़ेगा अपने आप से थोड़ा। वो बच्चा गाली भी देगा, अरे इतनी फैसिलिटी और मुझे उसके यहाँ भेजा, वो उसने नौकर के जैसे रखा, ये किया। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि जो चीज़ें एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है ना, वो चीज़ एक्चुअली प्रोग्रेसिव होती है। आपको लगता है ये चीज़ ना मुझे पीछे खींच रही है, मेरा नुकसान कर रही है, कोई नुकसान नहीं होता उसमें। एक्चुअली आप कुछ लर्न कर रहे हो, आप कंफर्ट में नहीं हो। इसे ठीक है? आज कोई भी, किसी का भी बच्चा जो भी बहुत पैसे वाला है, उसको अगर ऐसे छोटी छोटी जगहों पे रखेंगे तो कितना हार्डशिप है उसके लिए, कितना संघर्ष करेगा
क्योंकि उसने कभी देखा नहीं ना, इसलिए बुद्धा जैसे बॉर्न हुए, एस्ट्रोलॉजर ने एक ही बात बोला, इसको लोगों के सामने मत लाना। जिस दिन उसको लोगों के सामने लेके आए, वो देखेगा अच्छा लोग सफ़र भी होते हैं, लोग मरते भी हैं, लोग को बीमारियां भी होती है, तो फिर उसका जीवन में से मज़ा उड़ जाएगा। तो उसको जल्दी शादी करवा दी, नौकर चाकर दे दिए, ये सब करवाया, इज राइट। गलती से वो बाहर आके देखा अच्छा कोई आदमी मरता हुआ जा रहा है, तब उन्होंने पूछा अच्छा लोग मरते भी है क्या, लोग सफ़र भी होते हैं क्या, इज इट राइट। तो कब तक आप है ना ट्रुथ किसी के से छुपाओगे, तब तक वो बच्चा, वो पर्सन कंफर्ट में रहता है। लेकिन जब आप दुनियादारी उसको बताओगे, तो हमेशा समझ लो आपके घर में ना कभी हैप्पीनेस पीस हो ही नहीं सकता जहां पे सारे लोग प्रोग्रेस कर रहे। जहां लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, वहां घर में कभी सुख शांति नहीं होगी, बिकॉज सब लोग संघर्ष कर रहे हैं ना। हस्बैंड वाइफ संघर्ष कर रहे, पेरेंट्स संघर्ष कर रहे, बच्चे संघर्ष कर रहे, मेहनत कर रहे, स्ट्रगल कर रहे, इज इट राइट। तो शांति कहाँ से मिलेगी आपको। लेकिन एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है जिसके वजह से ना हम हार्ट टू हार्ट कनेक्शन से, भले हमारा माइंड नहीं मिलता है, बॉडी एक्शन से हम लोग कंफर्टेबल नहीं है उनके, लेकिन हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है कि नहीं। तो यही आपको भी इनके अंदर वो एंकरिंग करनी है कि नहीं, वो भले अलग करता है, वो भले ऑपोजिट है, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन दिल तुम्हारे मिले हुए, बस बात खत्म हो गई। तुम्हारा हायर सेल्फ और तुम्हारा ये हार्ट, ये कनेक्टेड है। बाकी तुम्हारे जो भी अपोजिट लेसन्स है या वेरिएशंस में है, वो तो चलने ही वाले, वो आप उसको ट्यूनिंग नहीं कर सकते हो, आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो रिग्रेशन में। ये कभी करना भी नहीं, ट्राई भी नहीं करना, क्योंकि काफ़ी लोग बोलेंगे मेरी इसकी बनती नहीं, तुम ऐसा करो रिग्रेशन में कि हमारी बनना शुरू हो जाए। अरे अगर वो लाइफ बिटवीन लाइफ ऑपोजिट पोलैरिटी का लेसन सीखने को आएगा तो बनेगी कहाँ से। इज इट क्लियर। सर इसके अंदर तो ऐसा हुआ ना कि जैसे मान लो बन नहीं रही है, हाँ। मतलब कुछ ना कुछ अपने भी तो इश्यूज है ना कि मतलब मेरा स्वभाव सही नहीं है इसलिए मैं बना नहीं रहा हूँ। सही नहीं, मैंने कल भी नीचे टॉक में बोला था, हम गलत नहीं, हम अलग हैं। तो यही उसको समझाना है। वो बोलेगा 2 रिग्रेशन हुआ, 3 रिग्रेशन हुआ, अभी भी मेरी उसके साथ नहीं बनती है। अरे जब सॉफ्टवेयर ही अलग है, माइंडसेट ही अलग है, लाइफ बिटवीन लाइफ के लेसन्स ही अलग है, तुम्हारी बनेगी कैसे किसी के साथ। कितने आप अलग अलग रिलेशनशिप में जाओगे, डिवोर्स करोगे, फिर से रीमैरिज करो, कुछ भी करो, नहीं बनने वाली है। बिकॉज आपने सोचा है मुझे बस ऑपोजिट कुछ सीखना है, तो वो कैसे बनेगी। बस उससे सीखो, उससे लर्न करो कि ये जो ऑपोजिट बंदा है ये कैसे जी रहा है, उसके परसेप्शन से थोड़ा समझने की कोशिश करो। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखोगे तो कुछ नहीं सीखोगे आप। स्वीकारोक्ति भाव तो आ ही सकता है। हाँ, स्वीकारोक्ति भाव तो आ ही सकता है। वो वही आना चाहिए, लेकिन वो कब आएगा, जब आप स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से काम कर रहे हो। तो समझ में आ रहा है। मतलब हम लोग जब फ्रीडम फाइटर थे ना, हमको सिर्फ एक दिमाग में एक जुनून था, बस इनको देश से बाहर निकालना है, इनको देश से बाहर निकालना है। अरे लेकिन जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं, जो इनका एक माइंड सेट है, इनका जो एजुकेशन है, जो इनका डिसिप्लिन है, वो तो सीख लो उनसे, वो तो सीखो उनसे। इज इट राइट। तुम लोग बॉडी कॉन्शियस पे हो, वो लोग माइंड कॉन्शियस पे है, तो वो लोग का तो कुछ ले लो अंदर। तो नहीं लिया तो आज भी हमारे सड़कें कैसी बनती है, बिल्डिंगें कितनी कच्चे बनते हैं। इज इट राइट। आज भी हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम डिसिप्लिन से नहीं चलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ बस मेरा दुश्मन है, मेरा दुश्मन है, मुझे उसको निकालना है, मुझे उसको बाहर निकालना है। तो हम अपने पार्टनर्स के लिए भी यही बोलते हैं, बस मुझे इससे अलग होना है, मुझे ब्रेकअप करना है, मुझे इससे डिवोर्स लेना है। लेकिन सीखो तो सही जो उसमें ऐसी क्वालिटीज़ है जो तुम्हारे में बिल्कुल नहीं है, तो आपको नहीं लगता वो प्रोग्रेस करेगा। आप सोच के देखो, आपके बच्चे हैं एकदम ऑपोजिट है आपसे, लेकिन कितना कुछ ऐसा ज्ञान है जो बिल्कुल हमारे में नहीं है, और हम उन्हें ताने मारते, भाई तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम वैसे हो। लेकिन कुछ तो यूनिकनेस है जिसको हम लेके अपनी इस एज में भी लाइफ को प्रोग्रेस कर सकते। सोच के देखो। इज इट राइट। मेल्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फीमेल्स को लेनी चाहिए। फीमेल्स के अंदर इतनी कलाएं, इतनी क्रिएटिविटी है, वो मेल्स को लें। तो ये चीज़ें अगर हम लेंगे तो एक्चुअली लाइफ जीने का मज़ा है। सिर्फ रिग्रेशन का मतलब ये नहीं कि बस वो मैनिपुलेशन करे, मैनिपुलेशन करे, मैनिपुलेशन करे, फॉरगिवनेस करे, कॉर्ड कट कर रहे हैं, उससे क्या होने वाला है। वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है। अल्टीमेट प्रोसेस तो लर्निंग
डिटैच मतलब लर्निंग, नोइंग, डिटेलिंग एंड डिटैचमेंट, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने लर्न क्या किया, आपको उससे क्या नोइंग मिली, क्या डिटेलिंग मिली उससे, और फिर डिटेलिंग मिलने के बाद, नॉलेज मिलने के बाद उसे डिटैचमेंट करने का, उसको कॉर्ड कट करने का प्रोसेस करना है आपको। इज इट क्लियर? आज बनारस में जाओगे, एक ही जगह पे एक BHU है जिसको लोग पागलों के जैसे फॉलो कर रहे हैं, इज इट राइट? बनारस यूनिवर्सिटी। और एक पंडित लोग हैं जो पोपट के जैसे मंत्र रटे बैठे और बस ये दोष ये दोष ये दोष फियर क्रिएट करके वही काम कर रहे हैं। कितनी ऑपोजिट चीज़ें हैं कि नहीं वहाँ पे, इज इट राइट? हमें दोनों चीज़ें सीखनी है। इनसे कुछ सीखना है पंडितों से, जो कल्चर क्या है, जो एंसेस्ट्रल्स पैटर्न्स क्या है ना। और वहाँ BHU में सीखना है कि भाई विद्वान लोग क्या है, इंटेलेक्ट लोग क्या हैं, इज इट राइट? वो PhD कर रहे हैं, वो वहाँ रिसर्च कर रहे हैं। तो दोनों की चीज़ें एक जगह पे सीखोगे तो कितना अच्छा है। कहीं भक्ति सीखोगे, कहीं ज्ञान सीखोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज़ें हमें रिग्रेशन जिस भी क्लाइंट का कर रहे हैं ना, उसको एक्चुअली एजुकेट करना है कि कोई चीज़ से भागना नहीं है, कोई चीज़ को तोड़ना नहीं है, उस चीज़ को समझना है कि ये तुम्हारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्यों आई, ये ब्रेकअप्स क्यों हुए, या ये ऐसे मनी क्राइसिस क्यों है, ये इतना लॉस क्यों हुआ, उससे तुम्हें क्या क्या सीखने को मिल रहा है। बिकॉज ये सीख रह गई थी इसलिए ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। जो भी सीख रह जाती है ना, उसके लिए परिस्थिति निर्माण होती है। समझ में आ रहा है? सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं। तो सर्कमस्टेंसेस में किसी को ब्लेम नहीं किया जाता है, सर्कमस्टेंसेस को रीड किया जाता है, उसको समझा जाता है कि कोई क्रिकेट मैच हार गए तो किसने बॉलिंग ठीक नहीं की, किसने फील्डिंग ठीक नहीं की, किसने बैटिंग ठीक नहीं की, ये समझा जाता है। ब्लेम नहीं किया रही इसके वजह से हार गए, इसके वजह से हार गए, इज इट राइट? ये समझा जाता है कि वो लोग ने क्या एक्स्ट्रा किया जो हम लोग ने नहीं किया, इज इट राइट? तो हमारा जो कोच होता है ना, जो हमें ट्रेनिंग देता है ना, वो सिर्फ हमको नहीं समझता है, वो हमारे ऑपोजिट पर्सन को ज़्यादा समझता है कि इसका ये है ना, ये मसल्स वीक है, इसकी ये मूवमेंट्स वीक है, तुम इस सामने वाली की ये मूवमेंट्स के ऊपर तुम अटैक कर सकते हो। इज इट राइट? आपने देखा है कि नहीं? वो बॉक्सर है या फुटबॉल प्लेयर है या कोई भी है, वो ऑपोजिट वालों के ऊपर भी इतना विजन बनाए रखता है, उसकी नज़र बनाए रखता है। वो उसके वीकनेस को समझ लेता है कि उसकी सामने वाली की पैटर्न क्या है, उसकी कमजोरी को समझ लेता है वो जो कोच होता है। फिर वो अपने प्लेयर को बोलता है कि देख ये सामने वाला ना यहाँ कमजोर है, तो इस मूवमेंट पे उसको अटैक कर सकता है। इज इट क्लियर? तो हम भी रिग्रेशन में क्या है ना, अगर हम एक पर्सन का रिग्रेशन कर रहे हैं और उसमें दूसरे पर्सन को फील कर रहे हैं, तो उसके भी प्लस माइनस दोनों पॉइंट को ना हम इस पर्सन को समझा सकते हैं कि इसके अंदर ये भी तो स्ट्रेंथ है जो तेरे में नहीं है, तूने इससे ये भी तो सीखा है ना, इसने तुझे ये तो लेसन दिया, ये तो तुझे सबक दिया है, न तो तुझे कौन देता। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से ये बंदे ने इतने एफर्ट्स लिए तुझे ये सिखाने के लिए। देखो कैसी बात हुई है, अब नज़रिया बदल गया कि नहीं? हम बच्चे को बोलते कि नहीं, भले टीचर ने एग्ज़ाम ली लेकिन डिग्री उसी के वजह से मिली कि नहीं? अगर ये टीचर तेरी परीक्षा नहीं लेती, तेरे को आज BCom BSc डिग्री कौन देता? इज इट क्लियर? इसको कहते हैं हायर विजन। तो रिग्रेशन में हायर विजन क्रिएट किया जाता है, उसका परसेप्शन चेंज किया जाता है, उसका नज़रिया बदला जाता है, तो रिग्रेशन हमारा सक्सेसफुल है। ऐसा नहीं बस रिलैक्स किया, ये किया, सीन्स दिखा दिए, ये किए, सिंबल्स डाल दिए, कॉर्ड कट किया, बाहर निकाल, इट्स नॉट दैट वे। उसकी वो रिग्रेशन से पूरी लाइफ चेंज होनी चाहिए, क्योंकि बार बार आप भी नहीं करने वाले, वो भी आपसे नहीं करवाना चाहे। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो हमें सर्जिकल नहीं कि बस वो आया, लेटा, उसका अपेंडिक्स निकाल लिया, टॉन्सिल निकाल लिया, घर पे भेज दिया। क्या लेसन सीखा वो पेशेंट? क्या सीखा वो? कुछ भी तो नहीं सीखा। लेकिन ये हम इसकी सोल सर्जरी कर रहे हैं, PLR को सोल सर्जरी बोलते हैं। तो जब हम सोल सर्जरी करते तो उसकी पूरी डिटेलिंग निकालते, पहले केस टेकिंग में निकालते, फिर रिग्रेशन के टाइम पे निकालते, और लास्ट में परफेक्टली क्लोज करके उसको गॉडेसेस गुरु से कनेक्ट होते हुए उसको बाहर निकालते।
अब समझ में आ रहा है आपको ये प्रोसीजर? मतलब कितना वास्ट है, उसके अंदर जाओगे तो कितनी चीज़ें पड़ी है करके, राइट? उस टाइम पे उस चीज़ की ज़रूरत थी, अब इस टाइम पे उसकी ज़रूरत नहीं है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा डॉग की लाइफ में था, उसको भौंकना ज़रूरी था, सेंसिटिविटी ज़रूरी थी, 46 पर मिनट का ब्रेथ पैटर्न उसका ज़रूरी था। अब ह्यूमन में आए हो और डॉग की एक फ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस लेके आए हो और हर बार इस पे भोंकते हो, इसको चिल्लाते हो, इस पे एंगर निकालते हो, उसको बस्ट आउट होते हो और आपकी पाल्पिटेशंस बढ़ती है, आपकी ब्रेथ 12 से 15 से 20 तक चली जाती है डॉग के ब्रेथ पैटर्न के जैसी। तो फ़ायदा क्या है उसको ये लाइफ में? उसको ह्यूमन लाइफ में वापस लेके आना है ना। समझ में आया कि नहीं? टाइगर लायन की लाइफ में थे तो अटैकिंग करते थे, इज इट राइट? अब ह्यूमन लाइफ में आया तो क्यों किस पे अटैक कर रहे हो? पॉलिटिशियन कैसे अटैक करते, दुश्मन पे कैसे अटैक करते? इज इट क्लियर? तो जो भी हमारी कॉन्शियसनेस है, जिस मतलब डीएनए में जो भी अलग अलग फ्रेगमेंटेड कॉन्शियस है, जो आज इस प्रेजेंट लाइफ में उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और वो हमें तकलीफ दे रहा है, तो आप सोचो कितना इशू होगा। इज इट क्लियर? है ना? मैं बहुत साल पहले ना इधर शिरडी में आया था और मैं अपनी एक अल्टो छोटी गाड़ी थी, मैं ऐसे ही पार्क कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि जहाँ मैं पार्क कर रहा हूँ वहाँ नीचे कोई बड़ा पत्थर रहेगा करके। तो वो पत्थर लग गया और वो ऑयल फिल्टर टूट गया और मुझे समझ में नहीं आया शुरू में। तो मैं अपनी गाड़ी पार्किंग यहाँ से वहाँ कराते कराते गाड़ी इंजन फ्रीज हो गई और बंद पड़ गई। तो मैंने सोचा छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा, मैकेनिक को बुलाया, वो बोलता है तुम्हारा इंजन फ्रीज हो गया, तुम्हारा फिल्टर टूट गया है, अब यहाँ पे नया इंजन लगाना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कर दो करके। अब उसने किया तो 75,000 का बिल बन गया। मैंने बोला यार ये तो मैं बाबा का दर्शन करने के लिए, और ये मेरा इतना बड़ा फटका लग गया मेरे अंदर। समझ में? तो ये नहीं समझते कि कहाँ पे कब कैसी फाइलें खुलती है। हम आते हैं ब्लेसिंग लेने के लिए, लेकिन विदाउट क्लियरेंस कोई ब्लेसिंग मिलती नहीं है। विदाउट क्लियरेंस कोई नहीं मिलती। इसलिए लोग बोलते हैं मेरा सर भारी हो गया, मेरे को नौशिया जैसा लग रहा है, मेरे को आंसू आ रहे हैं, मेरे को यॉर्निंग आ रहा है। ये क्लियरेंस ही तो है। यस, कल वो अंकल थे ना, उनका 8 बार रूम, हाँ कल 8 बार इन्होंने उनका रूम चेंज किया। उनका भी रिग्रेशन ऐसे ही हो गया रूम चेंज करते करते। एक दिन मैं आखिरी में मेरे को बोले दर्पण आज तुम रिग्रेशन जरूर कर देना। मेरे को लग रहा है, मैंने कहा आप समझ गए बस इसको। तो मैंने बड़े तरीके से समझा। एग्जैक्टली। तो इस कलयुग में क्या है ना, अभी सबके पास ना सब थोड़े 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 जो भी कर्म जिसके साथ पेंडिंग है ना, बस वही लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कोई भी इंसान आपकी लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग के लिए नहीं आया। ये समझ आया कि नहीं? जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे होता है, एक वर्ड डाला एक सेंटेंस का, बात खत्म हो गई। एक पर्सन आया, उसने एक छोटा रोल प्ले किया, वो गायब हो जाता है। दूसरा कोई पर्सन आया, उसने एक छोटा एक लेसन सिखा दिया, सबक सिखा दिया, वो गायब हो जाता है। ये सोचना ही नहीं पहले के जैसे कि नहीं मेरे लाइफ में वो हमेशा के लिए टिके, मैं उसके लाइफ में हमेशा रहूं। ये कलयुग में ऐसा नहीं होने वाला है कहीं पे भी। तो रिग्रेशन का कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि इसके बाद मेरी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी, मेरे इसके साथ रिलेशन हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। ऐसे कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो चीज़ फिलिंग द ब्लैंक्स है कि नहीं। किसी एक गॉड से कनेक्ट हुए, कुछ ब्लेसिंग मिली, आपका एक काम बन गया, फिर लगता है मैं उसको वर्शिप करूं, उससे कनेक्ट होंगे, उससे ब्लेसिंग मिलेगी। एक डॉक्टर से कनेक्ट हुए, उसने कुछ आपको कंसल्टिंग किया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फिर लगता है यार ये डॉक्टर दूसरे प्रॉब्लम के लिए काम नहीं कर रहा है, मेरे को दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो वो दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने गाइड किया, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये जो वेरिएशंस है ना, ये कलयुग में ही पॉसिबल है। इज इट ओके? तो ऐसा नहीं सोचना कि भाई कोई परमानेंट आपकी लाइफ में आया है, कोई नहीं आया है। जिसके थोड़े थोड़े छोटे मोटे जो लेसन्स रह गए ना, बस वो बिजनेस में, रिलेशनशिप में, ये सब लोग आते हैं और चले जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे। इज इट ओके? सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। या अगर हम फाइल्स खोलेंगे तो क्या ज्यादा लोग आएंगे? ज़्यादा लोग आएंगे। मैंने खोला तभी तो आप आए। मैं नहीं खोलता आप इधर थोड़ी बैठे रहते। और मेरी जिम्मेदारी है ना, तभी तो एवरी वीकेंड मुझे रिट्रीट लेना पड़ता है। नहीं तो दूसरे लोग बोलते सर आप 2-4 महीने में एक क्यों नहीं करते हो। मैंने कहा भाई इतनी फाइलें मैंने खोली है तो मुझे तो वीकेंड ऑक्यूपाई रहना पड़ेगा कि नहीं। टीम मेंबर्स चेंज होते हैं हर रिट्रीट में, लेकिन मैं तो फिक्स ही हूँ, बिकॉज खोली तो मैंने ही है। तो आप भी अगर खोलोगे तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी कि नहीं आपकी, क्योंकि अभी आपकी एक बायोलॉजिकल फैमिली है, कल रिग्रेशन में दूसरी फैमिली ओपन होगी, तीसरी फैमिली ओपन होगी, तो मे बी वो
कोई ना कोई फॉर्म में आपसे हेल्प मांगेगी, तो हेल्प तो करनी पड़ेगी कि नहीं आपको, है कि नहीं? अभी आप लोग आए हो तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं कैसे भी हेल्प करूं, चाहे मैं डायरेक्टली करूं या टीम मेंबर के थ्रू करूं, कैसे भी करूं। इज इट राइट? मैं निग्लेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज फाइलें मैंने खोली है। लेकिन ये भी तो बात है ना कि अगर मैं फाइल नहीं खुलता तो किसी ना किसी लाइफ में मुझे आपको मिलने के लिए या आपको मुझे मिलने के लिए कहीं ना कहीं तो पैदा होना पड़ता, तो उतनी नंबर ऑफ लाइफ ज़्यादा हो गई कि नहीं? नहीं, ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो मैं आपको बोलूँ, हमें ना भगवान ने 2 चीज़ ज़बरदस्त दी है, एक सेंस दिया है, एक फीलिंग दी है कि नहीं? आप बहुत भूखे हो, खाना खाने के लिए बैठ जाते हो, एक टाइम पे लगता है यार बहुत हो गया, अब नहीं खाना है। भले आपने कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस किया होगा स्वीट डिश के लिए या आइसक्रीम के लिए, लेकिन आपको लगता नहीं, भले वो झूठा जाए ठीक है, लेकिन मुझे अब खाना नहीं, मेरा पेट भर गया। तो ये सेंसेशंस है कि नहीं स्टमक के, कि मेरा फुल हो गया। ऐसे ही रिलेशनशिप में फीलिंग होता है, सेंसेशंस नहीं होता है। ऐसे फील होता है कि अब मुझे लगता है कि यार इसके साथ अभी ज़्यादा रख के कोई मतलब नहीं है, मुझे जितना सीखना था मैंने सीख लिया, इसको मुझसे जितना सीखना था सीख लिया। इज इट राइट? आज मैं ये काफ़ी बार देखता हूँ ना कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जैसे अभी मैं कल ही एग्जांपल दे रहा था इनको, आमिर खान का दे रहा था। हम उसको परफेक्शनिस्ट बोलते हैं, माइंड ट्रेनर बोलते हैं, लेकिन कुछ कुछ साल के बाद उसको फील होता है कि अब मुझे ये पार्टनर के साथ नहीं रहना है। प्रोफेशनली भले वो पार्टनर के साथ कनेक्ट रहते हैं, फ्रेंडली भले रहते हैं, लेकिन ऑफिशियली वो उससे डिवोर्स लेके डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो फील हुआ रहेगा तब ऐसे होता है ना। इज इट राइट? तो ऐसा हम सोचेंगे नहीं नहीं इससे तो मेरा फायदा होता है, इसको मैं क्यों छोड़ूं। अब आदमी ना वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखता है, उसको अंदर से लगता है अब मेरा इसके साथ बहुत हो गया, जितना जीना था इसके साथ जी लिया करके। फिर वो भले पब्लिक फिगर है, वो उसको ये नहीं लगेगा मेरी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी, लोग मेरे बारे में क्या क्या कमेंट्स करेंगे। ही इज़ द लीस्ट बॉदर्ड पर्सन। जो इवॉल्व होते हैं ना लोग, हाईली इवॉल्व, वो ऐसा सब दुनियादारी के बारे में सोचते नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या चर्चा करेंगे, लोग मेरे बारे में क्या बातें करेंगे। उसे लगता है मुझे मूव ऑन होना है, मतलब मूव ऑन हो जाते हैं। और आजकल का यंग जनरेशन वैसा ही है, उसको ये नहीं लगेगा मेरे पेरेंट्स को क्या लगेगा, मेरे रिलेटिव्स को क्या लगेगा, मेरे फ्रेंड्स को क्या लगेगा, उसको मूव ऑन होना है तो हो जाते हैं। एंड दैट्स द बेटर वे। हम बोलते हैं इसके अंदर कल्चर नहीं है, इसको डिसिप्लिन नहीं है, ये संस्कारिक नहीं है, हम ऐसी बातें करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब एक मास ऑफ द पब्लिक के व्यू में वो आदमी गलत है, लेकिन वो गलत नहीं है, वो आगे बढ़ रहा है। गलत तो लोगों ने तो बुद्धा को भी बोला कि ये तो गलत है। अपनी फैमिली को कैसे कोई छोड़ सकता है, अपने बच्चे को कोई कैसे छोड़ सकता है, लेकिन नहीं छोड़ा तो निर्वाणा कहाँ मिलता उसको। तो हम जो लाइफ में एडजस्टमेंट्स करते हैं, हाँ, सब सेपरेशन से, सब सेपरेशन से। बिकॉज यही तो हॉनेस्टी है यहाँ पे समझने वाली, कि जैसे अगर मैं मेडिकल प्रैक्टिस कंटिन्यू करता तो मैं सप्रेस ही करता कि नहीं? इज इट राइट? जस्ट मेरे फैमिली को खुश करने के लिए मेरे पेरेंट्स ने बोला तेरे पे बहुत इन्वेस्ट किया, तुझे हमने समाज में डॉक्टर बनाया, तो तुझे अब मेडिकल सेवा करनी है। मतलब उनका व्यू पॉइंट से अगर मैं ये करता तो ये सप्रेस्ड ही होता कि नहीं? तो हमारा साइकिल तो वही चल रहा है। सभी का चल रहा है, तभी तो रिग्रेशन कर रहे हैं ना। रिग्रेशन में क्या है, वो साइकिल ही तो तोड़नी है, वो पैटर्न ही तो तोड़नी है। इज इट राइट? तो हम लोग सब कैसा है ना, हम लोग शिवा और काली माँ से कनेक्ट होंगे तब ये पैटर्न टूटेगी। जब तक हम कृष्ण से रहेंगे तो वो हम तो उसी प्रोटोकॉल में रहेंगे, उसी मॉड्यूल में रहेंगे, वो पैटर्न बनी रहेगी। वो कंफर्ट है कि नहीं? इज इट राइट? तो कृष्ण ने भी कैसा किया कि उन्होंने भी शिवा की भक्ति करके अपना बचपन अलग जगह बिताया, एडल्ट एज अलग जगह बिताया, फिर थोड़ा एज के बाद अलग जगह पे बिताया। उन्होंने भी अपनी पैटर्न को वेरिएशंस में दिखाया कि जो लोग उनसे भी अटैच्ड हैं तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि हाँ ये भी एक जगह पे स्टक नहीं थे। पैदा की हुई माँ अलग थी, उनको बड़ा करने वाली माँ अलग थी। इज इट राइट? जिनके साथ प्यार था वो अलग थी, जिनके साथ शादी की वो अलग थी। मतलब वो वेरिएशन उन्होंने एक बहुत हंसते हुए, खेलते हुए, प्ले करते हुए हमें वेरिएशन सिखाई। इज इट राइट? हम लोग हैं कि हम स्टक होते कि नहीं हम ऐसा ही करना है हमें, तो लाइफ को प्रोग्रेस कैसे करेंगे आप सोचोगे ना। तो आई थिंक सो काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पास्ट लाइफ रिग्रेशन का। बिकॉज जो एकेडमिक पार्ट है वो तो ये आपको अभी समझा देंगे, बिकॉज हम नहीं चाहते कि सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ के यहाँ पे जाओ,
कि कल कोई पूछेगा पीएलआर थेरेपिस्ट हो गया, हाँ मुझे पीएलआर के बारे में सब पता है, लेकिन एक्चुअली सोल जर्नी का एक हायर व्यू पॉइंट आप लोग को पता ही नहीं है। और हॉनेस्टली ये चीज़ें डिस्कशन नहीं होती क्योंकि हमें समाज डिसिप्लिन में डालने की कोशिश करता है, समाज हमें कल्चर में डालने की कोशिश करता है। सेल्फ जर्नी, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए समाज अलाउ नहीं करता आपको। करता है? मुझे बताओ। हमें बांधने की कोशिश करता है, बॉन्डिंग में डालने की कोशिश करता है। इज इट राइट? क्योंकि हर एक को ना एक सोशल एम्प्लॉयड पर्सन चाहिए, और हम सब लोग सोशल एम्प्लॉयड हैं। फैमिली के लिए एम्प्लॉयड हैं, सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयड हैं, तो उनकी सर्कस में हम वही किरदार निभाए जो वो चाहते हैं। लेकिन फिर हम अपने कैरेक्टर से जब परेशान हो जाते हैं, जब मोनोटोनस हो जाता है और हमें कुछ वेरिएशन चाहिए, तब वो कुछ करने नहीं देते हमें, क्योंकि उनको तकलीफ होगी कि नहीं। इज इट राइट? जैसे हमारी घर की सर्वेंट है, वो बोलेगी अब मैं 2 दिन छुट्टी लूंगी, हम बोलेंगे नहीं तू एक्स्ट्रा पैसा ले लेकिन तू आ, बिकॉज वो एक सोशल एम्प्लॉयड है ना। उसके वजह से हमारी घर की सिस्टम चलती है। वो नहीं रहेगी तो उसका काम हमें करना पड़ेगा, तो हम उसको मिस होने कैसे देंगे करके। इज इट राइट? तो इसलिए मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि ये रिग्रेशन में कैसा है कि बहुत सी ऐसी पैटर्नें टूटेगी, बहुत सा कंफर्ट टूटेगा, बहुत से इल्यूजन्स टूटेंगे, और हमारी लाइफ एक नई बनेगी। सुधरेगी ये मैं नहीं कह सकता हूँ, इंप्रूव होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, नई बनेगी ये मैं कह सकता हूँ। इज इट राइट? जब सॉफ्टवेयर नया डालते हैं ना किसी में भी, तो बाय डिफॉल्ट वो इंप्रूवमेंट होता है। सॉफ्टवेयर का इंटेंशन नहीं रहता है कि मेरे डालने से हार्डवेयर इंप्रूव हो, लेकिन नए सॉफ्टवेयर से बाय डिफॉल्ट एक नया परफॉर्मेंस होता है। हार्डवेयर तो वही होता है, बॉडी तो वही होने वाली है, सोल भी वही रहने वाली है, लेकिन अब एक नए परसेप्शंस के साथ, एक नए सॉफ्टवेयर के साथ आप लोगों को जब देखोगे तो आपका इंप्रूवमेंट तो बाय डिफॉल्ट होगा कि नहीं। हम बोलते ना पहले के सॉफ्टवेयर में फाइलें खुलती नहीं थी, मैंने जैसे अपडेट किया अब ये फाइल ओपन हो रही है, हो रहा है कि नहीं। बिकॉज कैसा है कि नेचर ने ना टाइम पे कहीं ना कहीं अपडेशन रखा है, आपको वो कैच करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ नया रखा है। अब लोगों ने मेरे पॉडकास्ट क्यों पकड़े? क्योंकि कुछ तो नया था जो औरों ने नहीं बोला। इज इट राइट? अदरवाइज मेरे से तो बड़े बड़े संत गुरु बहुत है इस दुनिया में, गीता पढ़ने वाले, ये पाठ करने वाले, सब करने वाले बहुत है, लेकिन किसी ने ना साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन को ट्रायंगल बना के किसी ने नहीं समझाया। तो ऐसा नहीं कि मैं उनसे ज़्यादा विद्वान हूँ, मैंने सिर्फ उन तीनों कैटेगरी को ना एक बर्ड व्यू दिया और उसको इंटीग्रेशन करके एक ही प्लेटफॉर्म पे समझाया, है ना। जैसे ये एक ही प्लेटफॉर्म पे रेडियो भी चल रहा है, कैमरा भी चल रहा है, इज इट राइट, इंटरनेट भी चल रहा है, आपका फेसबुक भी चल रहा है, तो फिर आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट क्यों लोगे? पहले तो कैमरा अलग रहता था, ट्रांजिस्टर अलग था, एक ही में सब कुछ मिल रहा है ना आपको। तो इस कलयुग में अभी ऐसा ही है कि एक ही घर में रह के ना हम सब अलग अलग लेसन सीखते हैं। उसी से फाइनेंस का लेसन सीखते हैं घर वालों से, है ना, उसी से रिलेशनशिप के लेसन सीखते हैं, उसी से हम हेल्थ के सीखते हैं करके। इज इट राइट? और ये अगर हम सीखेंगे ना तो हमें बाहर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही जगह पे सब लोग हैं जो सब कुछ सिखा रहे हैं। राइट? आपको जो फूड का टेस्ट चाहिए वो कभी नहीं मिल रहा है तो घर से ही लेसन सीखा कि नहीं। आपको कुछ पैसे चाहिए एक्सपेंस करने के लिए, घर से नहीं मिल रहा है तो आप सीखे कि नहीं मनी के लेसन्स। इज इट राइट? आप उनके लिए कुछ बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मतलब अपने बॉडी को टॉर्चर कर रहे हो और हेल्थ के इश्यूज आपने क्रिएट किए, तो हेल्थ के लेसन सीख रहे हो कि नहीं, डिजीज़ के लेसन सीख रहे हो कि नहीं। आप बोलोगे अरे इसके वजह से मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, इसके वजह से मेरा ये हो गया, मेरी नींद खराब हो गई, मेरा ये हो गया, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, मुझे शुगर हो गया। इज इट राइट? तो मुझे बताओ ये सीख कहाँ रहे हो? उसी घर में तो सीख रहे हो, ठीक है कि नहीं। तो उससे भागेंगे तो ये सारे लेसन इनकम्प्लीट रहेंगे। तो रहो उन्हीं के साथ जहां बहुत आपका कंफर्ट टूट रहा है, जहां डिसकंफर्ट ज़्यादा है, जहां कॉन्ट्रडिक्शंस ज़्यादा है। इज इट राइट? वही तो सीख है। तो ये रिग्रेशन में हमें उस अपने क्लाइंट को प्लीज़ एजुकेट करो, सिर्फ उसका वो
प्रोफेशनल रिग्रेशन करके वो बॉडी सर्जरी के जैसे ट्रीट मत करो। हमको सोल एजुकेशन देके उसको भेजना है, तो आपका उसका हार्ट का हार्ट कनेक्शन हमेशा बना रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, देखो तुमको मैंने रिग्रेशन में ये कॉज दिखाया, अब तुम चले जाओ। तो ये तो कितना मोनोटोनस हुआ है ना। बोलते ना हाँ तुमको चक्कर आ रहा है क्योंकि तुम्हारा ब्लड प्रेशर इतना हो गया, इतना बोल के डॉक्टर घर पे भेज देते दवाई देके। इज इट राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास आया है तो यू हैव टू रियली थरोली एजुकेट हिम। भले 2 घंटे के 4 घंटे जाए उस क्लाइंट के पास, लेकिन उसको पूरा ये सिस्टम समझाओ कि ये कहीं ना कहीं तुम्हारा अधूरा लेसन है और तुम्हारा एक कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई ये चीज़ तो मैं इससे सीखूंगा, मैं इससे नहीं सीखूंगा। तो ये बंदा इतना अपोजिट होके तुम्हारी लाइफ में आया क्योंकि तुमने सोचा था कि मैं सीखूंगा तो इससे ही सीखूंगा, और अब भूल गए हो कि लाइफ बिटवीन लाइफ आपने ये थॉट डाला था। इज इट राइट? तो फिर अगर आप भागोगे तो कुछ सीखोगे ही नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है करके, राइट? तो हमें ये सारे पोलैरिटीज़ के लेसन सीखने के लिए भेजा गया है। तो रिग्रेशन में दोनों चीज़ों को साथ में सीखो, गुरु के अच्छे विजडम के साथ, और जो ह्यूमन सोल्स हैं, जो सोसाइटी में, जो फैमिली में, जो बायोलॉजिकल है, नॉन बायोलॉजिकल है, उनके साथ जो भी डार्क लेसन्स है वो भी पैरेलली दोनों साथ साथ में चलते रहेंगे। तो ये मत सोचना मुझे डार्क लेसन नहीं सीखने, मुझे अब अच्छी चीज़ें ही सीखने में जाना है। प्रोग्रेस कभी नहीं होंगे आप लोग, राइट? और लास्टली क्या है कि एक सोल पर्पस और लाइफ पर्पस को यहाँ हम लोगों को समझाएंगे करके कि लाइफ पर्पस इज सर्वाइवल। मैं काम करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, इज इट राइट? 2 पैसे मिलते, मेरी घर गृहस्थी चलती, दिस इज अ लाइफ पर्पस। इतनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो कि आपका लाइफ पर्पस और सोल पर्पस एक होना चाहिए। इसे मैंने बहुत प्रैक्टिस की। तो मेरी जो लाइफ पर्पस मेडिकल प्रैक्टिस थी, मेरा सोल पर्पस ये स्पिरिचुअल रिसर्च था। तो मैंने प्रैक्टिस करते करते दोनों को एक कर दिया। तो कमा भी उसी से रहा हूँ और सोल भी उसी से प्रोग्रेस हो रहा है। इज इट क्लियर? तो आपका सोल जो इनकम्प्लीट जर्नी लेके आया है वो सोल पर्पस है। आपका लाइफ पर्पस वो है जिससे आपको कहीं से प्रोफेशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सोशल स्टिग्मा मिल रहा है, एक स्टेटस मिल रहा है कि ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, एक्टर है, एक्ट्रेसेस है, ये है जिससे आपके पैसे मिलते हैं। वो शायद आपके दिल को भाता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग चल रहा है, बॉडी चल रही है उसकी वजह से, और पैसे भी आ रहे हैं, 2 पैसे भी मिल रहे हैं आपको। और उसमें अगर आप रुचि लगाओगे, मन लगाओगे, तो फिर वो आपको डिफ़िकल्ट भी नहीं होगा, है ना? लेकिन हम ज़्यादा टाइम तक मैनिपुलेशन करके नहीं जी सकते। तो इंटेंशन ये रखो रिग्रेशन में या हीलिंग में कि मैं जल्दी सोल पर्पस पे आ जाऊं, मुझे लाइफ पर्पस से नहीं जीना है। सिर्फ पैसे कमाने के लिए मेरे 8, 10, 15 घंटे नहीं जाने चाहिए, समझे? अदरवाइज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ लाइफ। ठीक है? सो आई होप द काफ़ी कॉन्सेप्ट आज हमारा क्लियर हो गया है। और जब भी हम मिलेंगे या हमारे पुराने वीडियो से प्लीज़ देखते जाना। ऐसे मत सोचना हाँ बस इतना समझ लिया बहुत हो गया, नहीं, इट्स वेरी वास्ट। हमारे भी जो थेरेपिस्ट हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो लोग भी आपके साथ इवॉल्व हो रहे हैं। तो हम सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक दूसरे को सिखाते सिखाते हम सभी आगे जा रहे हैं। यहाँ ऐसा कोई परमानेंट इस्टेब्लिश्ड इंसान दुनिया में मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, हॉनेस्टली मैं बोलता हूँ। और ऊपर वाले ने दुनिया में ऐसा कोई बंदा बनाया ही नहीं है। मतलब हम देखेंगे कृष्ण को शिव जी की पूजा करते थे, शिव जी हैं वो विष्णु की बातें करते थे कि विष्णु की, कृष्ण की लीला ऐसी है, कृष्ण की वैसी है। इज इट राइट? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अलग अलग पोटेंशियलिटी नव दुर्गा में है, माँ में है कि इसमें ये क्वालिटी है, उसमें ये क्वालिटी है। तो ये सब वेरिएशंस सभी में अलग अलग हैं। तो वही रिग्रेशन से सुपर जीन्स एक्टिवेशन करना पड़ता है कि इस सोल के पास क्या ऐसी यूनिक क्वालिटी है जिसके वजह से वो अबेंडेंस में आ सकता है। तो तब उसको लाइफ पर्पस और सोल पर्पस का एक जंक्शन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द अबेंडेंस सिचुएशन, है ना? तो उसको ऐसा डिफिकल्ट नहीं होगा कि अरे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतने घंटे डाल रहा हूँ, क्योंकि वो अबेंडेंस, उसको लगेगा चलो टाइम निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ रहा है, तो ही विल एंजॉय दैट वर्क ऑल्सो। समझ में आ रहा है आपको? तो उसको मेन तो आपको वो कनेक्शन करवाना है, एंड देन ही विल फील रियली बेटर।
ऐसा नहीं कि मैंने इससे पैसे लिए इसी से मिलने चाहिए, मैंने इसको बहुत प्यार दिया मुझे यही पर्सन से प्यार मिलना चाहिए, मुझे अपने पार्टनर से मिलना चाहिए, मुझे अपने बच्चे से ही ये मिलना चाहिए। इट इज़ नॉट दैट वे। आप जिस चीज़ के लिए डिज़र्व करते हो ना, डेस्टिनी आपको कहीं ना कहीं से दिलाएगी। ये दिमाग में डाल दो उसका। हाँ, नो एक्सपेक्टेशन, बिकॉज वॉट एवर यू डिजर्व विल गेट इट। ये बहुत क्लियर है करके, ठीक है कि नहीं? बिकॉज आपका एफर्ट्स डालना 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 इतना होना चाहिए, एक दिन डेस्टिनी बोलेगी अब इसके एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, अब इसको फ्रूट्स की ज़रूरत है, तो वो फ्रूट्स देना शुरू कर देगा। तब तक एफर्ट्स डालते जाओ जब तक पूरा वो पक नहीं जाता, कर्म पक नहीं जाता, तब तक उसका फल नहीं मिलता है। तो तब तक कन्फ्यूजन में मत रहो, डायलेमा में मत रहो, ब्लेम मत करो, किसके वजह से मैं पीछे रह गया, किसके वजह से मैं प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ, कौन सा प्लैनेट मुझे परेशान कर रहा है, कौन सा इंसान मेरे पे कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। ऐसा एक्चुअली कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट यू आर ऑन द राइट पाथ, बट इट नीड्स अ टाइम टू रीच द डेस्टिनी। इज इट क्लियर? यू आर ऑन द राइट पाथ, बट स्टिल यू नीड अ टाइम, राइट? आप कोई भी चीज़ कुकर में डालते हो और सीटी बजाते हो, फिर ठंडा करने के बाद खोलते हो, दैट्स अ राइट टाइम, कि अब इसका टाइम आ गया है खोलने का। सीटी बंद करते ही तुरंत आप खोलते नहीं हो, फट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो गिव द टाइम टू एवरीथिंग। उसको गर्म होने के लिए, उसको ठंडा होने के लिए, उसको पकने के लिए, हर एक को थोड़ा टाइम दो। दैट्स द प्रॉपर वे फॉर रिग्रेशन। इज इट क्लियर? तो क्लोजर के लिए, हीलिंग के लिए आफ्टर द रिग्रेशन भी 21 डेज 45 डेज उसको ठंडा होने के लिए, कर्म जो भी बाहर आया है उसको टाइम दो सेटल होने के लिए, ठीक है कि नहीं? क्विकली कोई भी रिग्रेशन के बाद अपने क्लाइंट को बोलना डिसीजन प्लीज मत लेना, कोई डिसीजन मत लेना कि मैंने समझ लिया ये बंदा मेरे लिए खुश नहीं है, ये बंदा मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे इसके साथ है, ऐसा प्लीज ऐसी बातें मत करना, है ना? लोग मुझे पूछते हैं आज भी रिग्रेशन हो गया, अब मैं वो प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, अब मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, अब मैं डिवोर्स ले सकता हूँ। मैं बोला भाई तू गलती से ये मत कर, क्योंकि चीज़ें अभी सरफेस पे आई हैं, इसको सेटल होने दो, फिर देखो कि भाई डेस्टिनी का डिवाइन प्लान क्या है, ठीक है कि नहीं? तो जब वो डिवाइन प्लान समझोगे ना, फिर उसको फॉलो करो, उसके बीच में कोई ह्यूमन प्लान्स मत बनाओ। सर एक चीज पूछना है, कल मैम बोली थी जसप्रीत मैम, वो सोल का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे हाँ। अगर मुझे कुछ लाइफ हाँ। लेसन लर्न करना है, हाँ, तो हम उसको पास्ट लाइफ में ले जाके वो कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, तो वही अभी रिसेंटली हमने किया ही था। द रीज़न ये था ना कि कभी कभी हमें लगता है बहुत हो गया, हमारी लाइफ मोनोटोनसली चल रही है, कुछ तो अभी वेरिएशन चाहिए कि नहीं, राइट? तो हम लाइफ बिटवीन लाइफ जाके ना कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई बहुत साल से डिजीज से आ रहा है, हाँ हाँ हाँ, तो वो भी ठीक हो कोई भी ठीक हो सकता है। जैसे अभी आजकल देखो ना कैसा है ना कि इंडिया में तो अभी इतना नहीं है, लेकिन अब्रॉड में ना हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चलती है। रिलेशनशिप क्या, मोबाइल भी बोलता है ये 15 का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब 16 आईफोन आ गया, वो दे दो। इज इट राइट? तो मैकेनिकल लाइफ है आजकल, सब चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चलती है। कल के लोग बोलते हैं 10 साल अपन लिव एंड रिलेशनशिप में रहेंगे, ये वो कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। शादी करते तो कर्मा में आ जाते हैं, लिव एंड में रहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं वो। इज इट राइट? तो ये भी जो फ़ोन्स भी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं, आप बेच भी नहीं सकते हो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपने लिया है, राइट ना? फिर आप जैसा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है आप उसको वापस दे के फिर वो दूसरा फ़ोन देते हैं आपको। तो ये चीज़ समझो कि लाइफ को ना वो ऐसे अटैच मत समझो, बिकॉज कोई भी चीज़ परमानेंटली नहीं है। ये आपको अपने आप को भी समझना है, अपने क्लाइंट को भी समझाना है करके। हाँ अभी आपने बोला कि हम लोग सिम्बॉल्स डालना है, हाँ। ऐसा कर्म कभी रिलीज होगा पता नहीं, हाँ, कभी होगा। हाँ। तो उसके बाद आपने मंत्रा भी बोला, जो मंत्रा में बोला, हाँ। वो स्पेसिफिक मंत्रा रहता है कि नहीं, स्पेसिफिक नहीं, जो भी इंट्यूटिवली आपको आए, जो आए होता है जो भी। हाँ 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 हाँ। अभी मैं जैन फैमिली से हूँ और कभी कभी मैं किसका रिग्रेशन करता हूँ तो मेरे अंदर से गायत्री मंत्र निकलता है, कभी ओम नमः शिवाय निकलता है। मैं सोचता हूँ मैं क्यों बोलूँ, मेरा थोड़ी ये रिलीजन मंत्र है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसको उसकी वाइब्स की ज़रूरत है तो मैं बोल देता हूँ। देखो इसमें ना एक क्वेश्चन अच्छा है, मैं आपको बोलूँ इसमें 2 ही कंडीशन है, अच्छे से समझ लो। हमारे ना जो भी
एकदम टॉक्सिक चीज़ें होती है ना, जो एकदम पिक लेवल पे पहुंच जाती है, उस इश्यू के लिए हमें लगता है कि भाई एक ख़त्म हो जाए, ठीक है, और फिर मुझे गॉड के साथ कनेक्ट होना है। वो इशू की बात कर रहा हूँ। और कुछ लोग इतने इवॉल्व रहते और उन्हें लगता है अब ये सब चीज़ को जाने दो, अब बस मुझे गॉड से कनेक्शन में आने दो। इज इट राइट? तो वो हमें समझना है कि वो एक इश्यू के लिए गॉड से कनेक्ट होना चाहता है, कि वो इतना इवॉल्व है कि उसको सब तरीके से डिस्कनेक्शन चाहे कि गॉड से कनेक्शन होना है। ये दो कंडीशंस हमेशा रहने वाली है सबके साथ। कोई भी आदमी ना जो इवॉल्व नहीं है ना, वो आप देखना कुछ टाइम कहीं जाएगा, उसके बाद वहाँ से भी उसको तकलीफ होगी। लोग थोड़े फिल्म नहीं मिलता है, डिप्रेशन में आते हैं, तो ओशो के आश्रम में जाते हैं 2-4 दिन, अरे यार बहुत हो गया यार, कितना रोज मेडिटेशन करेगा, चलो यार अपने घर पे जाते, ड्रिंक बिंक लेते, थोड़ा खाते पीते। तो वो इश्यू के लिए गया वहाँ पे, गॉड गुरु से कनेक्ट होने के लिए। बाद में वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता है, वो वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसकी अभी तक कंप्लीशन थोड़ी हुई है। समझ में? आज हमारे यहाँ पे भी रिट्रीट में लोग आते हैं, कुछ लोग बिकॉज वो मीडिया का एक ग्लैमरस जो प्रेजेंटेशन है पॉडकास्ट का या वीडियो का, उसके वजह से यहाँ पे आते हैं। बाद में यहाँ से जाने के बाद वो प्रैक्टिस ही छोड़ देते, करते ही नहीं वो, क्योंकि उनका उतना ही एक एक्सपीरियंस लेना था। और कुछ लोग यहाँ पे आके ये इंटेंशन क्रिएट करते हैं कि बस अब तो इसी फील्ड में रहना है, अब इसी मिशन में रहना है, चाहे आपके साथ रहे या कोई भी मिशन में रहे, तो फिर वो सही में उसको कंटिन्यू करते। तो समझ में आता है कि इवॉल्व पर्सन आया था, इसको सिर्फ एक किक चाहिए थी, है ना, एक पुश चाहिए था, और वो पूरी तरह से मिशन में आ गया। तो वो तो बंदा पूरा इसी में रहेगा कि नहीं? इज इट राइट? सो हम किसी का ना, हॉनेस्टली स्पीकिंग ना, किसी की भी मतलब हम किसी भी चीज़ को जजमेंट नहीं कर सकते। तो कभी भी अपने क्लाइंट को ना अपना कोई जजमेंटल पार्ट मत देना। कहने का मतलब हॉनेस्टली ऐसा मत बोलना भाई तुम इसके लायक नहीं हो, तुम कभी ऐसे आगे नहीं जाओगे, है ना। आज सुबह ब्रेकफास्ट करते वक्त ना एक आदमी ने अचानक मुझे बोला, मतलब ऐसे छोटी बात थी लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी थी, और मुझे भी पता नहीं क्या इशू हो गया मेरे साथ, कि 2016 में मुझे एक बार वो मिले और मैंने ऐसे ही उनको कुछ पर्सनल बता दिया उनको, और उनको बहुत हर्ट हो गया वो बात, वो बंदे को, और मुझे पता नहीं कि मैं ऐसे क्यों बोला उनको कुछ भी। और उन्होंने बोला कि मैं इस रिट्रीट में आया हूँ सिर्फ कन्फेशन करने के लिए कि उस टाइम पे तुम सही थे करके, बिकॉज ये चीज़ें स्पॉन्टेनियस थी ना। मुझे फर्स्ट टाइम वो मिले, उन्होंने अपने बारे में कुछ पूछा और मैंने ऐसे ही स्पॉन्टेनियस बता दिया, और मैं भूल भी गया उसको, 2016 की बात है। और इस लाइफ में मतलब इतने साल के बाद वो आए, बोले कि नहीं मुझे बस खाए जा रहा था कि तुमने उस दिन ऐसे बोल दिया, मुझे बहुत हर्ट हो गया, लेकिन धीरे धीरे एक्चुअली वही हुआ जो आपने उस टाइम पे बोला, और वो आज भी वो पैटर्न चल रही है, आज भी वो इशू चल रहा है जो मैंने उस टाइम पे बोला था। तो इतने साल लगे रियलाइजेशन को। काश अगर उस टाइम पे वो मेरी बात समझ लेते तो ये 8 साल नहीं जाता। नहीं होने ही वाला है ना, बिकॉज हमें उस टाइम पे वो इतनी कॉन्शियसनेस हाई नहीं है कि किसी की बात को हम समझें, है ना। जैसा एक बच्चा होता है ना, 2 साल का बच्चा, वो समझता नहीं, बड़ा होकर अच्छा मैंने ऐसी गलती की, मैंने ऐसे बेवकूफ़ी की, क्योंकि तब उसकी एनर्जी हाई थी, कॉन्शियसनेस थोड़ी गिरी हुई थी बच्चे की। लेकिन समझदार होने के बाद अरे यार आपने तो इतने अच्छे के लिए बोला था और मैंने ऐसी जीत कैसे की। क्योंकि जो लोग लेसन सिखाते ना वो लोग हमें कभी अच्छे नहीं लगते। मैं अभी जेल में भी जाता हूँ तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ भाई ये तुम्हें जेलर अच्छा नहीं लगता होगा, बिकॉज तुमसे काम करवा रहा है, तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, लेकिन बाहर जाके अगर ये सीख लेके बाहर निकलोगे तो सोसाइटी तुम्हें अच्छा बोलेगी, क्योंकि अब तुम्हारे में डिसिप्लिन आ गया है। इज इट राइट? तो उस सिचुएशन में हमें वो बुरे लगते हैं, उस सिचुएशन में सर्जन बुरा लगता है कि अरे काट रहा है मेरे अंदर, मेरी बॉडी को काट रहा है। लेकिन ऑपरेशन के बाद कुछ दिन के बाद अरे अच्छा हुआ इसने ऑपरेशन किया, अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो वो थोड़ा टाइम दो, समझो, उस सिचुएशन में रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, और जहाँ रिएक्ट किया है उसी का रिग्रेशन करना है। समझ में आया कि नहीं? जहाँ जहाँ हमने रिएक्ट किया है, एंगर बस्ट आउट किया है, इनसिक्योरिटी को, फियर को बस्ट आउट किया है, इज इट राइट? इसने मुझे टच क्यों किया, इसने मुझे ऐसे क्यों बोला, इसने मेरे बारे में ऐसे क्यों बातें फैलाई, ये जो चीज़ें हम करते हैं ना रिएक्शन,
वही चीज़ों का रिग्रेशन करना पड़ता है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम एक विजडम के साथ, एक हायर कॉन्शियसनेस के साथ उसको डील करेंगे, उसको रिएक्ट नहीं करेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम उसी सिचुएशन को। परीक्षा तो वापस होने वाली है कि अब तुम उस सिचुएशन को इस कैसे डील करते हो करके, है ना। जैसे ये जितने भी खान फैमिली ये थे, शाहरुख खान, ये है, आज से 30 साल पहले ये सब एक दूसरे को कॉम्पिटिटर थे, एक दूसरे के बारे में बोल रहे थे। अब ये सब इवॉल्व हो गए, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आके चिल हो गए, फ्रेंडली हो गए, बिकॉज उस टाइम पे कंपटीशन था ना, एनर्जी बहुत हाई थी, कॉन्शियसनेस कम थी। अब एनर्जी डाउन हो गई एज के वजह से, लेकिन अभी इनकी कॉन्शियसनेस हाई हो गई बिकॉज बहुत अनुभवी हो गए, बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गए, इज राइट। तो वो एक पिक्चर बनाता है तो दूसरा भी उसको ले लेता है, चल तू भी आ जा यार, तेरा भी थोड़ा फेस आना चाहिए पिक्चर में। तो ये चीज़ें देखो कैसी होती है, जब हम इवॉल्व होते हैं ना, तो हम हर उस इंसान को इन्वॉल्व करते हैं जिसको हम कभी बोलते रहे तो कभी शक्ल नहीं देखूँ मैं, बिकॉज नाउ वी आर इवॉल्व। हमें लगता है नहीं, इसको भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इसका भी मेरे सक्सेस में कुछ तो रोल है, लेट हिम कम इन टू दैट पिक्चर। इज इट क्लियर? सो ये इवॉल्व पार्ट है हमारा, कि हम दुश्मन को भी वो प्लेटफॉर्म देंगे जिसका सही में वो हकदार है, बिकॉज उसके सीखने के वजह से हम यहाँ पे। तो स्टूडेंट को जब कोई बड़ा अवार्ड मिलता है ना, तब बोलता है वो मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया, मेरे टीचर ने जिसने मुझे बहुत हार्डशिप में एजुकेट किया, आज उसके वजह से मुझे अवार्ड मिल रहा है। इज इट राइट? तो ये चीज़ें होती है कि एक्चुअली आपने सोल लेसन सीख लिए, एंड नाउ यू वैल्यू ऑल दोज पीपल। इज इट ओके? आप उनको अभी ब्लेम नहीं करना है और उनको बाईपास भी नहीं करना है, उनको साथ साथ में लेके चलना है। दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, है ना। आज लगान पिक्चर हिट हुई, तभी भी आमिर खान ने बोला कि मेरी ये एक्स वाइफ ने हेल्प किया। अभी लापता गंज भी हिट हुई, तभी भी उसने बोला ये किरण राव ने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई। इज इट राइट? सो ऐसा होता है, सक्सेस में आपके दुश्मन चाहिए, साथ में चाहिए, कभी भी ध्यान में रखना। सक्सेस में सिर्फ वही लोगों को खड़े मत करो जिनको आप चाहते हो कि बस ये नहीं, उन्हें भी खड़े करो जो आपके पीछे से आपके दुश्मन बन के रहे। तो महाभारत खत्म होने के बाद कृष्ण भगवान ने क्लियर बोला कि तुमने भले अर्जुन को, पांडव को बोला तुमने युद्ध किया, ये किया, लेकिन तुम्हें ज्योतिर्लिंग पे जाके सब फॉरगिवनेस करना है कौरव के लिए और उस सेना के लिए जिनको तुमने मारा है करके। तो वो क्लोजर प्रॉपर हुआ उनका। इज इट राइट? तो ऐसा नहीं हाँ तुमने अपना धर्म निभाया, तुम्हें अब कुछ ज़रूरत नहीं फॉरगिवनेस करने की। वो सारे 12 ज्योतिर्लिंग पे लेके गए, सोमनाथ पे, इधर उधर सब जगह, और उनको फॉरगिवनेस करवाया वो। ठीक है कि नहीं? तो हमें भी ऐसा ही है कि हम भी PLR करने के बाद उस पर्सन से भी फॉरगिव करेंगे, भाई मैंने तुम्हारी फाइल खोली है, उनके कनेक्टेड सोल से भी माफ़ी मांगेंगे कि भाई तुम्हारी फाइल मैंने खोली है करके। इज इट राइट? और उनके गुरु को भी थैंक्स बोलेंगे कि तुमने मुझे अलाउ किया कि तुम्हारे ये बंदे का मैं फ़ाइल ओपन कर पाया और मैं उसको कुछ गाइड कर पाया। सो ये प्रॉपर ग्रैटिट्यूड से बाहर आना है आपको। दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। ऐसा नहीं कि ठीक है मेरे को तो क्लाइंट से मतलब है, मुझे उसके सोल कनेक्टेड लोगों से क्या फ़र्क। तो जब मैं आप लोगों का एट्यूनमेंट करूँगा, आपकी हीलिंग करूँगा, तो मैं आपके फैमिली मेम्बर्स को भी याद करते हुए करता हूँ, क्योंकि उनसे मैंने आपका टाइम चुरा के आपको यहाँ पे बुलाया है करके, है ना। आपके फैमिली का पैसा कम हो के आप यहाँ पे आए हो, स्पेंड कर रहे हो। इज इट राइट? तो ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं हुआ, ये एक है ना, एक कनेक्टेड सोल्स को एक रिस्पेक्ट है ये PLR में। ये चीज़ ध्यान में रखो, ठीक है कि नहीं। वेदर दे वर इन फेवर विथ यू और दे वर अगेंस्ट विथ यू व्हेन यू केम हियर, दैट्स सेकेंडरी। द प्राइमरी थिंग कि हमें धन्यवाद बोलना है, कैसे भी आ तो गए, यहाँ पे पहुँच तो गए। इज इट ओके? ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉपर क्लोजर होगा हमारे लिए। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। आई होप एवरीवन एंजॉयड।